डिफरेंट स्काई बैटलफील्ड्स के वॉइड में कियोटिक बैटल रॉयल अभी भी चल रहा था। हर तरफ फायर और एनर्जी एक्सप्लोजन्स हो रहे थे और रिक्रूट्स आपस में बुरी तरह फाइट कर रहे थे। सॉर, जो मैडनेस में पूरी तरह डूबा हुआ था, एक रिक्रूट पर अपने ब्लेड से लीथल स्ट्राइक करता है। वो रिक्रूट मुश्किल से उस हमले को डॉज करता है, जबकि सॉर खून का प्यासा होकर चिल्ला रहा था। एक सेफ डिस्टेंस से शिया, टैंग डन और लू शेंग ये सब देख रहे थे। शिया शॉक में था कि कैसे अचानक सिचुएशन इतनी खराब हो गई। तभी शिया को एक रियलाइजेशन होती है। वो फाइटिंग मॉब को घूरता है, पसीने से भीगा हुआ, और डॉट्स कनेक्ट करने लगता है। जो लोग भी वहां लड़ रहे थे, उन सब ने लालच में आकर एक्सोटिक बीस्ट कोर्स अब्सॉर्ब किए थे। लू शेंग शिया की तरफ मुड़ता है और कहता है कि वो उतना बेवकूफ नहीं निकला जितना दिखता था, क्योंकि उसने लूट में हिस्सा नहीं लिया। शिया उस पर्पल क्रिस्टल कोर को हॉरर के साथ इमेजिन करता है। उसे रियलाइज होता है कि इसके साइड इफेक्ट्स कितने टेरिफाइंग है। इसकी करप्शन इतनी स्ट्रांग है कि पावरफुल लेवल 12 वॉरियर्स भी अपना दिमाग खोने से नहीं रोक पाए। शिया का डर अब गुस्से में बदल जाता है। वो जोर से कंप्लेन करता है कि गाइड बहुत इररिस्पॉन्सिबल था और उन्हें इन आइटम्स के बारे में सीरियस वार्निंग देनी चाहिए थी। हालांकि वो मानता है कि वो लकी है कि उसे कोड नहीं मिला, लेकिन जल्द ही उसका गुस्सा कंफ्यूजन में बदल जाता है। वो अपनी चिन टच करता है, हैरान होकर सोचता है कि उसे भी पहले ब्लड लस्ट फील क्यों हुआ था। इतना कि वो सॉर पर अटैक करने वाला था, जबकि उसने तो क्रिस्टल अब्सॉर्ब भी नहीं किया था। लू शेंग अपने आर्म्स क्रॉस करता है और उसे एक हार्श रियलिटी बताता है। वो सीधे शब्दों में शिया से कहता है कि वो इसलिए अफेक्ट हुआ क्योंकि वो बहुत वीक है। ये बात शिया के दिल पर एक तीर की तरह लगती है। इस इंसल्ट पर शिया शर्म और गुस्से से फट पड़ता है और लू शेंग पर चिल्लाता है, जो बस एक हल्की कॉन्फिडेंट स्माइल देता है। लेकिन शिया खुद को तुरंत रोक लेता है। पसीने में भीगा हुआ वो लू शेंग को देखता है और उसे एक बात समझ आती है। वो लू शेंग की पीठ को हैवी एक्सप्रेशन के साथ घूरता है। वो सोचता है कि भले ही लू शेंग उसकी तरह एक लेवल 11 वॉरियर है, लेकिन उससे एक मिस्टीरियस पावर और स्टेबिलिटी फील होती है जो उसे सबसे अलग बनाती है। लू शेंग अपने कंफ्यूज साथियों को अपनी डिडक्शन समझाना शुरू करता है। अगर मैं गलत नहीं हूं, कहते हुए वो ग्रीन स्टारी वॉइड की गहराई में इशारा करता है और कहता है कि उस डायरेक्शन में कोई स्पेसिफिक एंटिटी पूरे एरिया के मैग्नेटिक फील्ड को मैनिपुलेट कर रही है। लू शेंग समझाता है कि ये अटैक एक ओवरवेलमिंग इन्फ्लुएंस है, जैसे कोई बड़ा हाथ उन्हें जकड़ रहा हो जो सबको इरिटेबल और इरेशनल बना रहा है, जिससे ये केओस मचा हुआ है। शी और टैंग डन ये सुनकर शॉक हो जाते हैं और पूछते हैं कि ऐसी पावर किस एग्जिस्टेंस के पास हो सकती है। अपनी आंखों में ब्लू स्पिरिचुअल पावर ग्लो करते हुए लू शेंग बताता है कि ये एंटिटी एक्सोटिक बीस्ट कोर्स की नेगेटिव इंप्योरिटीज को हजारों गुना बढ़ा देती है। ये इन्फ्लुएंस इतना स्ट्रांग है कि आसपास खड़े लोग भी इससे अफेक्ट हो जाते हैं। ये रियलाइजेशन शिया और टैंग डन के अंदर खौफ पैदा कर देती है। टैंग डन घबराहट में पसीना बहाता है जब उसके दिमाग में एक डरावना सिलुएट बनता है। वो अंदाजा लगाता है कि ये दुश्मन नॉर्मल लेवल 12 बीस्ट से कहीं ज्यादा ताकतवर है, शायद एक जनरल लेवल एक्सोटिक बीस्ट जो पीक लेवल 13 पर हो। जनरल लेवल बीस्ट का नाम सुनते ही शिया और टैंग डन पैनिक में आ जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि इतनी पावरफुल चीज आसपास है। शिया का चेहरा डर से बिगड़ जाता है और वो बताता है कि लेवल 13 पावर हाउस एक डोमिनेंट फोर्स होती है जो यूजुअली सिर्फ मेन स्टार सेक्टर्स में दिखाई देती है। वो फ्रस्ट्रेशन से कांपने लगता है और अपनी खराब किस्मत को कोसता है कि बैटलफील्ड में घुसते ही उनका सामना ऐसे ओवरवेलमिंग बॉस से हो गया। वो बिटर मजाक करता है कि ऐसी किस्मत के साथ उसे लॉटरी टिकट खरीदना चाहिए। जब उसके दोनों साथी गले मिलकर अपनी मौत के डर से रो रहे होते हैं, लू शेंग उन्हें इग्नोर करके शार्प नजरों से आसपास स्कैन करता है। वो गहरी सोच में पड़ जाता है जब उसे नोटिस होता है कि रिक्रूट होंगजी पहले ही चुपचाप भाग चुका है। लू शेंग को रियलाइज होता है कि होंगजी शायद गाइड से भी ज्यादा बैटलफील्ड को जानता है, क्योंकि उसने खतरे को भांप लिया और पहले ही निकल गया। टैंग डन एंजाइटी में पसीना बहाते हुए शांत खड़े लू शेंग से पूछता है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, क्या उन्हें भाग जाना चाहिए। इससे पहले कि लू शेंग जवाब देता, एक घबराया हुआ शिया उसे पकड़ लेता है और चिल्लाता है कि उन्हें फौरन भागना होगा। वो याद दिलाता है कि अगर वो रुके तो लेवल 13 एक्सोटिक बीस्ट उन्हें खत्म कर देगा। लेकिन शिया के इस पैनिक्ड आउटबर्स्ट का एक अनजान नतीजा निकलता है। बाकी लड़ रहे रिक्रूट्स रुक जाते हैं और शॉक में मुड़ते हैं, क्योंकि उन्होंने लेवल 13 थ्रेट के बारे में सुन लिया था। भागने के बजाय वो रिक्रूट्स अब होश में आ जाते हैं और तीनों को घेरने लगते हैं। शिया सबके अटेंशन का सेंटर बन जाता है। वो डर के मारे पूछता है कि सब उसे क्यों घूर रहे हैं। इस टेंस माहौल को ग्लटनस कैप्टन की गुस्से भरी दहाड़ तोड़ती है। वो रिक्रूट्स पर चिल्लाता है और ऑर्डर देता है कि जो कोई भी उस बीस्ट के बारे में जानता है और जिंदा रहना चाहता है, वो अपनी बेवकूफी बंद करे। अपने कमांड को मनवाने के लिए कैप्टन पर्पल स्पिरिचुअल एनर्जी की एक मैसिव वेव छोड़ता है जो पूरे ग्रुप के ऊपर से गुजरती है। रिक्रूट्स तुरंत डर जाते हैं। उनके चेहरों पर खौफ दिखता है जब वो कैप्टन के ऑरा का प्रेशर फील करते हैं। सिचुएशन कंट्रोल में आने के बाद कैप्टन अपने हाथ बांधकर डिसअपॉइंटमेंट के साथ उन्हें देखता है। वो उन्हें डांटते हुए पूछता है कि क्या वो इतने बड़े रुकीज हैं कि उन्हें डेंजर का मतलब भी नहीं पता। वो ग्रुप को घूरता है और कहता है कि अगर इतनी छोटी सी फ्लक्चुएशन से वो आपस में लड़ने लगे तो वो लड़ते रहें और मर जाएं, क्योंकि वो उन्हें छोड़कर जा रहा है। जैसे ही कैप्टन उड़ने लगता है, सॉर जो अभी भी बैटल फ्रेंजी में था उसे पीछे से आवाज देता है।
वो कैप्टन पर मजाक करने का इल्जाम लगाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सच में कोई लेवल 13 बीस्ट वहां है। कैप्टन पीछे नहीं मुड़ता, बस एक हल्की मॉकिंग हंसी हंसता है और आगे बढ़ता है, जिससे सॉर गुस्से में जल भुन जाता है क्योंकि उसे इतनी आसानी से इग्नोर कर दिया गया। ग्लटनस कैप्टन समझाता है कि जनरल लेवल एग्जॉटिक बीस्ट्स एक डार्क फील्ड प्रोजेक्ट करते हैं जो उस एरिया के सभी लिविंग बीइंग्स के दिमाग पर असर डालता है। वो कंफर्म करता है कि इसी फील्ड की वजह से कुछ देर पहले उन सब ने अपना कंट्रोल खो दिया था। ये सुनकर सॉर शॉक और खामोश रह जाता है। फाइनली उसे अपने अनकंट्रोलेबल गुस्से की वजह समझ आती है। बाकी रिक्रूट्स भी डर जाते हैं। उन्हें रियलाइज होता है कि अगर उस बीस्ट का सिर्फ पैसिव इन्फ्लुएंस इतनी तबाही मचा सकता है तो डायरेक्ट फाइट में उनका कोई चांस नहीं है। लेवल 12 और 13 के बीच का पावर गैप उनकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा है। हालांकि कैप्टन नीचे देखता है और क्लियर करता है कि सिचुएशन उतनी भी एग्जैजरेटेड नहीं है जितनी वो सोच रहे हैं। वो बताता है कि उनके कंट्रोल खोने की मेन वजह उनकी अपनी लापरवाही थी। अगर वो बेस पर जाकर एग्जॉटिक बीस्ट कोर्स को स्पेशल मेथड से प्योरीफाई होने का इंतजार करते तो उन पर इस इन्फ्लुएंस का असर बहुत कम होता। वो बताता है कि डायरेक्ट कंजम्पशन से होने वाली करप्शन और प्योरिफिकेशन के बाद वाली काम स्टेट में कितना फर्क है। सॉर गुस्से में कैप्टन पर चिल्लाता है और पूछता है कि उन्हें इस मेथड के बारे में पहले क्यों नहीं बताया गया। एक और रिक्रूट अग्री करता है और कहता है कि अगर उन्हें पता होता तो वो आपस में नहीं लड़ते। कैप्टन ठंडे और हेट भरे अंदाज में जवाब देता है कि उसका काम सिर्फ उन्हें बेस तक पहुंचाना है, न कि उनका बाप बनना और फ्री में सीक्रेट टेक्निक्स बांटना। तभी रेड हेड ऑफिसर उसके पास आती है और वो ऐड करता है कि उसने पहले ही वार्निंग दी थी कि कोर्स को डायरेक्ट अब्सॉर्ब मत करना, लेकिन वो सुनने के लिए बहुत एरोगेंट थे। एक आखिरी गुस्से भरी नजर के साथ कैप्टन उनसे कहता है कि जब तक वो जिंदा बेस तक नहीं पहुंचते रियलिटी को फेस करें। वो अभी नए रिक्रूट्स कहलाने के लायक भी नहीं है। ये कड़वी सच्चाई ग्रुप को खामोश कर देती है और उनका पहले वाला एरोगेंस पूरी तरह टूट जाता है। उनका ध्यान वापस इमीडिएट थ्रेट पर जाता है। लेवल 13 बीस्ट के बारे में सोचकर उनके चेहरे उतर जाते हैं। दूर हवा में कामली फ्लोट कर रहे गाइड्स को देखकर एक रिक्रूट घबराहट में पूछता है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। ग्लटनस कैप्टन घबराए हुए रिक्रूट्स को शांत करता है और भरोसा दिलाता है कि हालात उतने खराब नहीं है। वो समझाता है कि उनके पास बीस्ट की एनर्जी डिटेक्ट करने के स्पेशल मेथड्स हैं जिससे वो रास्ता बदलकर उसे अवॉइड कर सकते हैं। रेड हेड ऑफिसर एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ ऐड करती है कि जब तक उनकी किस्मत एक्सेप्शनली अनलकी ना हो कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। अपनी उंगलियों की एक शार्प चुटकी के साथ वो एरिया का एक बड़ा ग्लोइंग होलोग्राफिक मैप समन करती है। लाइट का एक कॉम्प्लेक्स स्फीयर सामने आता है और वो समझाती है कि प्लान सिंपल है। उन्हें बस मैप पर मार्क किए गए कोऑर्डिनेट्स को अवॉइड करना है ताकि वो सेफ रहें। इस क्लियर स्ट्रैटेजी से रिक्रूट्स को काफी राहत मिलती है और वो रिलैक्स हो जाते हैं, खुश होते हुए कि इस मुसीबत से बचने का रास्ता मिल गया। लेकिन शिया पूरी तरह शॉक में रह जाता है। उसे झटके के साथ रियलाइज होता है कि होलोग्राफिक मैप पर बीस्ट की लोकेशन वही है जहां लू शेंग ने कुछ देर पहले इशारा किया था। वो लू शेंग को डिसबिलीफ के साथ देखता है, सोचते हुए कि इस आदमी के पास गाइड्स जितनी डिटेक्शन एबिलिटीज कैसे हो सकती हैं। वो समझ जाता है कि उसका नया साथी और भी ज्यादा मिस्टीरियस होता जा रहा है। इसके विपरीत लू शेंग बिल्कुल शांत और चुप रहता है। हमेशा की तरह उसका एक्सप्रेशन पढ़ना नामुमकिन था। इस मोमेंट को सॉर इंटरप्ट करता है, जो इम्पेशेंट होकर गाइड्स पर चिल्लाता है और पूछता है कि एक्सेप्शनली अनलकी से उनका क्या मतलब था। उसकी लगातार बकवास से परेशान होकर रेड हेड ऑफिसर कैप्टन से कहती है कि वो खुद एक्सप्लेन करेगी ताकि आगे कोई परेशानी ना हो। वो ग्रुप की तरफ मुड़ती है और बैड लक का एक सिनेरियो समझाती है। हो सकता है कि जनरल लेवल बीस्ट अचानक अपनी मर्जी से मूव करे और गलती से उनके रास्ते में आ जाए। उसके चेहरे पर एक सिनिस्टर स्माइल आ जाती है जब वो एक और ज्यादा खौफनाक पॉसिबिलिटी बताती है। उसकी आवाज डरावने अंदाज में कंक्लूड करती है कि यह भी हो सकता है कि दुश्मन ने उन्हें पहले ही नोटिस कर लिया हो। जैसे ही वो ये बोलती है, अंधेरे वॉइड में दो बड़ी ग्लोइंग रेड आइज दिखाई देती हैं जो कंफर्म करती हैं कि वो शुरू से ही टारगेट किए जा चुके थे। ये ग्रेव न्यूज सुनने के बाद रिक्रूट्स तुरंत इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं। उनके चेहरे सीरियस हैं क्योंकि वो समझ गए हैं कि लेवल 13 बीस्ट कोई मजाक नहीं है। इस टेंशन के बीच कुछ वॉरियर्स को रियलाइज होता है कि सबसे पहले उस बीस्ट की प्रेजेंस शिया ने बताई थी और वो नई क्यूरियोसिटी के साथ उसके ग्रुप को देखने लगते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा अटेंशन टैंग डन, शिया और लू शेंग की तिकड़ी पर पड़ता है। बाकी रिक्रूट्स को यकीन नहीं हो रहा कि ये ग्रुप जिसमें सिर्फ लेवल 11 वॉरियर्स हैं वो इतने हाई लेवल क्रीचर के सटल ट्रेसेस को कैसे डिटेक्ट कर पाए। यहां तक कि ग्लटनस कैप्टन भी टैंग डन को एक फोकस्ड और एनालिटिकल नजर से देखता है। कैप्टन का ध्यान जल्दी ही शिफ्ट होता है जब वो दिमाग में एक हेड काउंट करता है और रियलाइज करता है कि ग्रुप से एक बंदा गायब है, होंगजी, जो पहले ही चुपचाप भाग चुका था। कैप्टन उस भगोड़े के लिए कोई चिंता नहीं दिखाता। वो रेड हेड ऑफिसर को समझाता है कि होंगजी जैसा पुराना फॉक्स सर्वाइवल के तरीके जानता है और वो पहले भी ऐसी डेंजरस सिचुएशन से निकल चुका है। जैसे ही गाइड्स उड़ना शुरू करते हैं, शिया घबराहट में लू शेंग की तरफ देखता है और पूछता है कि क्या उन्हें गाइड्स को फॉलो करना चाहिए, और फिर वो गायब हुए होंगजी के बारे में सवाल उठाता है। लू शेंग हमेशा की तरह शांत और सीरियस रहता है। अपनी गहरी एनालिसिस में डूबा हुआ वो ऑब्जर्व करता है कि जैसे गाइड ने कहा था, लेवल 12 वॉरियर्स उस लेवल 13 बीस्ट का मेंटल इन्फ्लुएंस नहीं झेल पाए। वो पहचान लेता है कि इमोशंस को मैनिपुलेट करने की ये एबिलिटी
उसके अपने डिवाइन क्रिस्टल दाव से मिलती जुलती है। वो सोचता है कि उसका अपना स्पिरिचुअल पावर, जो डिवाइन क्रिस्टल दाव की मदद से लेवल 12 तक पहुंच चुका है, उसे ऑलरेडी 4 अलग अलग इमोशंस पर कंट्रोल देता है। इसका मतलब उसका मेंटल डिफेंस उस बीस्ट से कहीं बेहतर है। ये बात उसे एक क्रिटिकल सवाल पर लाती है। क्या वो केओस जो उन्होंने अभी महसूस किया वो बीस्ट की पावर का बस एक छोटा हिस्सा था, या फिर डुआन योंग का बनाया हुआ डिवाइन क्रिस्टल दाव उससे भी ज्यादा पावरफुल है जितना उसने सोचा था? लू शेंग कंक्लूड करता है कि सेकंड ऑप्शन ज्यादा सही लगता है। आखिरकार डिवाइन क्रिस्टल दाव एक लेवल 15 टेक्निक है जो स्टेलर दाव के बराबर है। इस टेक्निक का पोटेंशियल समझते हुए वो फैसला करता है कि उसे अपने 4 कलर इमोशनल स्पिरिचुअल पावर पर कंट्रोल परफेक्ट करना होगा। उसे लगता है कि ये आगे चलकर एक बहुत यूजफुल टूल बनेगा। आगे आने वाले खतरनाक सफर में टैंग डन और शिया लू शेंग के एक्सपेरिमेंट्स के लिए परफेक्ट टेस्ट सब्जेक्ट्स बनने वाले थे, बिना उन्हें पता चले। लू शेंग खुशी खुशी अपने दोनों साथियों के गोस्ट लाइक वर्जन्स को मैनिपुलेट करने लगता है, अपनी नई इमोशनल कंट्रोल एबिलिटीज की प्रैक्टिस करते हुए। गाइड्स को फॉलो करते हुए ग्रुप का रास्ता वॉइड में इराटिक और अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है। वो बार बार रुकते और चलते हैं, कभी सिर्फ कुछ मिनट्स के लिए रुकते हैं तो कभी आधे दिन तक एक ही जगह खड़े रहते हैं। उनका सामना अभी भी एग्जॉटिक बीस्ट से होता रहता है, लेकिन रिक्रूट्स का एटीट्यूड पूरी तरह बदल चुका है। उनका पहले वाला लालच और एंथुसियाज्म गायब हो गया है। अब वो जहां तक हो सके क्रीचर्स को अवॉइड करते हैं, क्योंकि पिछले इवेंट्स ने उन्हें हिलाकर रख दिया है। अचानक ग्लटनस कैप्टन अपना हाथ उठाता है और पूरे ग्रुप को एक झटके में रोक देता है। ये बार बार रुकना रिक्रूट्स के नर्व्स पर असर डाल रहा था। वो आपस में कंप्लेन करने लगते हैं, सोचते हुए कि वो बेस पर कब पहुंचेंगे और डरते हुए कि कहीं लेवल 13 बीस्ट उन्हें पकड़ न ले। ये प्रेशर शिया के लिए बहुत ज्यादा हो जाता है। वो टेरिफाइड एक्सप्रेशन के साथ लू शेंग की तरफ मुड़ता है और पूछता है कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या उसे लगता है कि वो जिंदा बचेंगे। टैंग डन शिया को उसकी बुजदिली के लिए डांटता है और याद दिलाता है कि वो एक लेवल 11 वॉरियर है। शिया पलटकर पूछता है कि क्या टैंग डन को बिल्कुल डर नहीं लग रहा। सबकी हैरानी के बीच टैंग डन के चेहरे पर एक बड़ी शर्माती हुई स्माइल आ जाती है और वो जोर से हंसने लगता है, ये कहते हुए कि वो एक्चुअली बहुत खुश है। शिया उसे कंफ्यूजन से देखता है, पूछता है कि क्या वो पागल हो गया है। ऐसी सिचुएशन में खुश होने वाली क्या बात है। टैंग डन शेयरफुली समझाता है कि मिशन पर आने से ठीक पहले उसकी वाइफ ने उनके 8वें बच्चे को जन्म दिया था और वो घर जाकर अपनी फैमिली से मिलने के लिए एक्साइटेड है। शिया धीरे से टैंग डन से पूछता है कि क्या ये सच में अच्छी बात है कि उसकी वाइफ ने तब बच्चे को जन्म दिया जब वो एक लंबे मिशन पर था। टैंग डन खुशी खुशी इस बात को इग्नोर करता है और कहता है, जितने ज्यादा लोग उतना ज्यादा मजा। खुशी से भरा हुआ वो स्ट्रगल कर रहे शिया को एक बोन क्रशिंग हग देता है। शिया हैरान रह जाता है कि टैंग डन के पेक्टोरल मसल्स कितने हार्ड हैं। जब टैंग डन मस्ती में शिया को गले लगा रहा होता है, लू शेंग थॉटफुल एक्सप्रेशन के साथ ये सब देख रहा होता है। वो मन ही मन सीन को एनालाइज करता है, शिया के डर और टैंग डन की प्योर जॉय के बीच के कॉन्ट्रास्ट को नोट करते हुए। वो कंक्लूड करता है कि उसका इमोशनल कंट्रोल एक्सपेरिमेंट रियल वर्ल्ड में शिप के मुकाबले कहीं बेहतर काम कर रहा है। टैंग डन की फादरली जॉय देखकर लू शेंग के ख्याल अपनी फैमिली की तरफ चले जाते हैं। उसका एक्सप्रेशन सॉफ्ट हो जाता है, ये सोचते हुए कि क्या उसका अपना बच्चा पैदा हो चुका होगा जब तक वो सब जुपिटर सेक्टर वापस लौटेगा। लेकिन उसकी ये मोमेंट्री वार्मथ जल्द ही एक सीरियस लुक में बदल जाती है। वो अपनी चिन टच करता है जब उसे एक जरूरी बात याद आती है। अफसोस की बात यह थी कि बैटलफील्ड में एंटर करते ही आउटसाइड वर्ल्ड से सारे कॉन्टैक्ट टूट गए थे, जो इस स्ट्रेंज स्पेस की एक खासियत थी, जिस वजह से वो अपनी फैमिली का हाल नहीं जान सकता था। ग्रुप के थोड़ा संभलने के बाद गाइड्स वापस मिशन पर फोकस करते हैं। ग्लटनस कैप्टन की आंखें एनर्जी से ग्लो करती हैं जब वो अनाउंस करता है कि अब वो आगे बढ़ सकते हैं। फाइनली आगे बढ़ने की खबर सुनकर रिक्रूट्स खुश होते हैं और आगे बढ़ते हैं। पिंक ह्यूड वॉइड में गाइड्स के पीछे चलते हुए उनका प्रोग्रेस अचानक रुक जाता है। जब शिया एकदम से रुक जाता है, उसका सर कंफ्यूजन में घूमता है। वो सबको रुकने के लिए चिल्लाता है और अलार्म के साथ अनाउंस करता है कि सॉर्ड ग्रुप से गायब हो गया है। बाकी रिक्रूट्स रुककर आसपास देखने लगते हैं, कंफ्यूजन में बातें करते हुए, जबकि ग्लटनस कैप्टन सीरियस एक्सप्रेशन के साथ मुड़ता है। रेड हेड ऑफिसर कैप्टन को देखती है, सोचते हुए कि क्या सॉर का गायब होना कोई बड़ी बात है। कैप्टन जो स्ट्रेस में लग रहा था, डिसाइड करता है कि अभी इस बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। वो कहता है कि सब कुछ बेस पर वापस जाने के बाद डिसाइड होगा और आगे बढ़ने का ऑर्डर देता है। लू शेंग हालांकि चुपचाप सिचुएशन को एनालाइज कर रहा है। उसे रियलाइज होता है कि सॉर बिना उसकी मेंटल एनर्जी मॉनिटरिंग में आए ग्रुप से निकलने में कामयाब हो गया। वो सोचता है कि शायद वो स्पेसिफिकली सॉर पर नजर नहीं रख रहा था, इसलिए उसे पता नहीं चला। इधर टैंग डन और शिया राहत की सांस लेते हैं। शिया कमेंट करता है कि सॉर वैसे भी एक लूनेटिक था और उसने बहुत सारे बीस्ट कोर्स अब्सॉर्ब किए थे, तो पक्का उसके इरादे गलत ही होंगे। वो कंक्लूड करता है कि उसके बिना ही वो बेहतर हैं और टैंग डन ठंडे दिमाग से एग्री करता है, ये कहते हुए कि अगर सॉर वहां अकेले मर भी जाए तो उसे खुशी होगी। जैसे जैसे ग्रुप उस विशाल पिंक वॉइड में सफर जारी रखता है, चीजें एक अजीब और डरावना मोड़ लेने लगती हैं। दिन भर सफर करने के बाद जब दोबारा हेड काउंट किया जाता है तो एक खौफनाक सच सामने आता है। 3 और रिक्रूट्स अचानक गायब हो चुके हैं, बिना कोई निशान छोड़े।
इस डिस्कवरी से गाइड्स, रेड हेयर्ड ऑफिसर और कैप्टन के चेहरे बेहद सीरियस हो जाते हैं। बचे हुए रिक्रूट्स में पैनिक आग की तरह फैलने लगता है। ये रियलाइजेशन कि उनके साथी पलक झपकते ही उनके बगल से गायब हो रहे हैं उन्हें एक ठंडे डर से भर देता है। हर कोई सोचने लगता है कि अगला नंबर उसका है। जैसे जैसे डर बढ़ता है, एक रिक्रूट परेशानी में अपना सर पकड़ लेता है जबकि बाकी अपना होश खोने लगते हैं। लू शेंग इस डेवलपिंग सिचुएशन को एक कोल्ड एनालिटिकल गेज से देखता है। उसे महसूस हो जाता है कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। दोनों गाइड्स एक ग्रिम लुक एक्सचेंज करते हैं। रेड हेड ऑफिसर कंफर्म करती है कि वो वर्स्ट केस सिनेरियो फेस कर रहे हैं। उसका डर सही साबित होता है जब वॉइड में एक विशाल अकेली लाल आंख मटेरियलाइज होती है। सीधे उनकी तरफ घूरते हुए उसे रियलाइज होता है कि वो शिकार बन चुके हैं। पैनिक में वो कैप्टन को तुरंत एक लेवल 15 एक्सपर्ट को बैकअप के लिए कांटेक्ट करने को कहती है। वो मानती है कि वो इस थ्रेट को अकेले हैंडल नहीं कर सकते और अगर मदद नहीं आई तो वो सब मारे जाएंगे। कैप्टन, जो उतना ही स्ट्रेस दिख रहा था, रिपोर्ट करता है कि उसने अलर्ट भेज दिया है। वो बताता है कि एक पावरफुल फिगर हीजिडा रास्ते में है। ये सुनकर रेड हेड ऑफिसर राहत की सांस लेती है। उसकी टेंशन थोड़ी कम होती है। वो उम्मीद जताती है कि अगर हीजिडा वक्त पर आ गया तो वो सिचुएशन संभाल लेगा। भले ही उसके चेहरे पर अभी भी चिंता थी, रेड हेड ऑफिसर कैप्टन के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है। उनका मकसद सिर्फ वक्त निकालना है और बैकअप के साथ सेफली मिलना है। वो नए रिक्रूट्स को शांत करने के लिए ये प्लान बताने का फैसला करते हैं। गाइड्स की इस सिंपल एक्सप्लेनेशन के बाद रिक्रूट्स का पैनिक धीरे धीरे कम होता है और ग्रुप में थोड़ा ऑर्डर वापस आता है। शिया, जिसका चेहरा अभी भी तनाव में है, लू शेंग से कंफर्म करता है कि उन पर सच में एक लेवल 13 एक्सोटिक बीस्ट हमला कर रहा है। टंग डन ऑप्टिमिस्टिक बनने की कोशिश करते हुए ऐड करता है कि एक लेवल 13 एक्सपर्ट उनकी मदद के लिए आ रहा है तो ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन लू शेंग शिया की तरफ मुड़ता है और एक डरावना सवाल पूछता है, क्या होगा अगर वो पावरफुल एक्सपर्ट हमें बचाने के लिए वक्त पर नहीं पहुंचा? लू शेंग का काम डिमीनर टूट जाता है। उसकी आंखें इंटेंस फोकस के साथ ग्लो करने लगती हैं और उसकी बॉडी के चारों तरफ ब्लू लाइटनिंग और एनर्जी का एक पावरफुल सर्ज निकलता है जो वॉइड में क्रैकल करने लगता है। इस अचानक और ड्रामेटिक सवाल ने शिया और टैंग डन दोनों को पूरी तरह सुन और कंफ्यूज कर दिया। लू शेंग की अनसुनी बात का मतलब समझते ही शिया शॉक में आ जाता है। डर से पसीना बहाते हुए वो पूछता है कि क्या उनकी सिचुएशन प्रैक्टिकली एक सुसाइड मिशन है। लू शेंग एक काम और कॉन्फिडेंट स्माइल देता है। वो अपने दोस्त से कहता है कि वो इतना पेसिमिस्टिक ना हो और भरोसा दिलाता है कि भागने का सही वक्त ढूंढकर वो अपनी सर्वाइवल इंश्योर कर लेंगे। ये कॉन्फिडेंस शिया और टैंग डन दोनों को स्पीचलेस और कंफ्यूज कर देता है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि लू शेंग को डर क्यों नहीं लग रहा। इस ऑप्रेसिव एटमॉस्फेयर के बावजूद कुछ रिक्रूट्स दूसरों का हौसला बढ़ाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि वो बेस के आधे रास्ते तक पहुंच चुके हैं और अगर वो रेस्ट कर लें तो वो मंजिल तक पहुंच सकते हैं। इस फ्रैजाइल उम्मीद के साथ ग्रुप फिर से आगे बढ़ता है। वो उस डेंजरस रेड वॉइड में उड़ते हुए एक दूसरे को एनकरेजमेंट देते हैं, लेकिन उनकी ये उम्मीद ज्यादा देर नहीं टिकती। जैसे जैसे सफर आगे बढ़ता है, बेचैनी फैलने लगती है क्योंकि ग्रुप के मेंबर्स एक एक करके गायब होते जा रहे थे। जब गाइड्स 5वीं बार रुकने का इशारा करते हैं, तब तक गायब हुए रिक्रूट्स की टोटल गिनती 8 तक पहुंच चुकी थी। दोनों गाइड्स के चेहरे ग्रिम थे और बचे हुए वॉरियर्स खौफ से भरे हुए थे। ये एलीट टीम, जो कभी अलग अलग स्टार सेक्टर्स के कॉन्फिडेंट वॉरियर्स से बनी थी, अब एक पैरानॉइड मॉब बन चुकी थी जहां हर कोई शक की वजह से दूसरों से दूरी बना रहा था। अचानक ग्लटनस कैप्टन अपनी मुट्ठी भींचता है और सबको रुकने के लिए चिल्लाता है और ऑर्डर देता है कि कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा। वो सर्वाइवर्स को एक आखिरी कमांड देता है, ये अनाउंस करते हुए कि वो हीजिडा के आने तक वहीं रुकेंगे। वो कहता है कि इस क्राइसिस को सॉल्व करने की अब वही एक उम्मीद है। कैप्टन, जो पसीने में भीगा हुआ और परेशान दिख रहा था, एडमिट करता है कि ये पहली बार है जब उनका सामना ऐसी सिचुएशन से हुआ है और उन्हें बैकअप का इंतजार करना ही होगा। जब कैप्टन ये फैसला ले रहा होता है, लू शेंग भीड़ के बीच चुपचाप खड़ा होकर गाइड्स के एक्शंस को ऑब्जर्व कर रहा होता है। उसका एक्सप्रेशन पढ़ना नामुमकिन था। उसके होठों पर एक हल्की नोइंग स्माइल आती है और उसकी आंखें ब्लू ग्लो करने लगती हैं। वो मन ही मन सोचता है कि सिचुएशन अब बहुत इंटरेस्टिंग हो गई है। लू शेंग अपने एक्शंस पर रिफ्लेक्ट करता है। जब से पहला बंदा गायब हुआ था, तब से वो अपनी मेंटल एनर्जी यूज करके टीम के हर मेंबर को मॉनिटर कर रहा था। वो नोट करता है कि गाइड्स भी वही कर रहे हैं जो रेड हेड ऑफिसर के हाथ से निकलती पर्पल एनर्जी से कंफर्म होता है। लू शेंग अपनी और उनकी एबिलिटीज के फर्क को एनालाइज करता है। वो समझाता है कि मेंटल पावर की विजिलेंस कवरेज के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होती है। वो गाइड्स की परसेप्शन को एक ऐसे आदमी से कंपेयर करता है जो एक रूम में है और सिर्फ वही देख सकता है जो उसकी आंखों के सामने है। उन्हें पूरी पिक्चर नहीं दिख रही। जैसे एक सिक्योरिटी कैमरा ऊपर लगा होता है और पूरे रूम के हर मूवमेंट को देख सकता है, वैसे ही लू शेंग खुद को उस सिक्योरिटी रूम में बैठा हुआ मानता है जो एक सुपीरियर वैंटेज पॉइंट से हर मॉनिटर और पूरी सिचुएशन को ऑब्जर्व कर सकता है। अपनी ग्लोइंग आंखों के साथ लू शेंग अपनी चिन टच करता है और इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को कैलकुलेट करने लगता है। वो बैटलफील्ड को कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ परसेप्शन के रूप में विजुअलाइज करता है। पहला लेवल है टीम, दूसरा लेवल है गाइड्स, तीसरा लेवल है वो क्राउड जो बीस्ट से इन्फ्लुएंस हो चुका है, और चौथा लेवल वो खुद है
जो सब कुछ सुपीरियर अवेयरनेस के साथ ऑब्जर्व कर रहा है। लेकिन जब वो रिक्रूट्स पर नजर डालता है, उसे अपनी परसेप्शन में एक फ्लॉ दिखाई देती है। कोई गायब है, लेकिन उसे बिल्कुल याद नहीं कि वो हवा में कैसे गायब हो गया। ये बात उसे एक चौंका देने वाले कंक्लूजन पर ले आती है। इस रेड वॉइड में एक 5th लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस भी ऑपरेट कर रहा है, जो उसकी नजर से बाहर है। ये ख्याल उसे सच में शॉक कर देता है। वो क्लूज ढूंढने के लिए तेजी से अपना सर घुमाता है, जबकि टैंग डन और शिया उसकी अचानक एजिटेशन को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। वो अपना सर पकड़ लेता है, क्योंकि उसे एक टेरिफाइंग प्रॉब्लम का पता चलता है। वो उन लोगों के चेहरे याद नहीं कर पा रहा जो अभी गायब हुए हैं। उनके फीचर्स उसकी मेमोरी में धुंधले होते जा रहे हैं। पैनिक की एक लहर उसके अंदर दौड़ जाती है। ये सच में क्रीपी है। वो जानता है कि उसका पावर लेवल ऐसा है कि मेमोरी लॉस नामुमकिन है। उसका दिमाग हर चीज को परफेक्ट क्लैरिटी के साथ रिकॉर्ड करता है, चाहे वो सालों पुराना चेहरा ही क्यों ना हो। वो दुश्मन की ट्रू एबिलिटी समझ जाता है, ऑब्लिवियन। ये एंटिटी मेमोरी लॉस इंड्यूस करती है, विक्टिम्स को उठा लेती है और बाकी सबको भुला देती है कि वो वहां कभी थे भी। इस रियलाइजेशन के साथ लू शेंग जानता है कि वो सर्वेलेंस के लिए अब अपनी मेंटल पावर पर भरोसा नहीं कर सकता। इस दुश्मन के खिलाफ उसके मेंटल सेंसेस उस जाल की तरह हैं जिसमें छेद ही छेद हैं, बेकार और यूजलेस। अपनी आंखों में एक डिटर्मिन्ड चमक के साथ वो एक नया प्लान बनाता है। अगर मेंटल पावर काम नहीं करेगी तो उसे क्या यूज करना चाहिए। इस डिस्पेयर के बीच रिक्रूट्स अपना होश खो बैठते हैं और डर के मारे चिल्लाने लगते हैं। लू शेंग अलग खड़ा होकर एक डिटैच्ड एक्सप्रेशन के साथ इस केओस को ऑब्जर्व करता है। उसे डिवाइन क्रिस्टल डाओ की वो एबिलिटी याद आती है, इमोशंस को मैनिपुलेट करने की ताकत। वो कंक्लूड करता है कि भले ही उसका इमोशनल कंट्रोल बीस्ट से कमजोर है, लेकिन वो क्लूज ट्रैक कर सकता है। अभी के लिए वो एंगर, सैडनेस, फियर और जॉय को कंट्रोल कर सकता है। नए प्लान के साथ लू शेंग अपने हाथ से ब्लू एनर्जी का एक सर्ज अनलीश करता है। वो खुद को सबके इमोशन से लिंक कर देता है ताकि वो उन्हें एक नेटवर्क की तरह मॉनिटर कर सके। उसकी पावर आसपास के पैनिक रिक्रूट्स के दिमाग में फ्लो करती है। उसका स्कैन रिवील करता है कि सबके अंदर ओवरवेलमिंग पैनिक, एंगर, सैडनेस और फियर भरा हुआ है, लेकिन जॉय ग्रुप से पूरी तरह गायब हो चुकी है। रिक्रूट्स अपनी मिजरी एक्सप्रेस कर रहे थे। एक आदमी विश करता है कि काश वो यहां कभी आता ही नहीं, और दूसरा डरते हुए अग्री करता है। अचानक एक रिक्रूट पागलों की तरह हंसने लगता है। वो हैरान होता है कि वो अचानक अपनी एक्स वाइफ के नाले में गिरने के बारे में क्यों सोच रहा है। ये अजीब हंसी फैलने लगती है और एक और वॉरियर हिस्टेरिकली हंसने लगता है, जिससे वहां जबरदस्ती की खुशी का एक अनसेटलिंग माहौल बन जाता है। लू शेंग इस नेटवर्क को यूज करके प्रिसाइज काउंटिंग रखता है और इमोशनल सीड्स को मॉनिटर करता है। वो नोट करता है कि ये बीस्ट के अटैक का 8वां राउंड है। पीछे की तरफ एक इमोशनल सिग्नेचर चुपचाप बुझ जाता है। वो इस चेंज को इंस्टेंटली सेंस कर लेता है। उसकी आंखें नैरो हो जाती हैं क्योंकि उसे रियलाइज होता है कि दुश्मन ने अपना मूव चल दिया है। हंसने वाले आदमी की आंखें खून जैसी लाल हो जाती हैं। गुस्से से उसका चेहरा बिगड़ जाता है और वो चिल्लाता है जब एक डार्क ऑरा उसे जबरदस्ती एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में उड़ा ले जाता है। उसके आसपास खड़े लोग जो अभी भी हंस रहे थे, इस बात से अनजान रहते हैं। लू शेंग के अलावा किसी और ने नोटिस नहीं किया कि एक और इंसान अभी अभी उठा लिया गया है। लू शेंग कंक्लूड करता है कि विक्टिम को बीस्ट ने पकड़ लिया है और उसे रोकने की कोई भी कोशिश बेकार होगी, क्योंकि पावर गैप बहुत ज्यादा है। उसे रियलाइज होता है कि अगर उसने अटेंशन अट्रैक्ट की तो वो बिना किसी शक के क्रीचर का अगला प्राइमरी टारगेट बन जाएगा। इस खतरे के बावजूद वो दुश्मन को फेस करने के लिए ईगर है। वो पर्सनली बीस्ट की इमोशनल मैनिपुलेशन पावर को एक्सपीरियंस करना चाहता है। वो रिस्क्स को वे करता है, खुद से सवाल करता है कि क्या उसे अपनी जान जोखिम में डालनी चाहिए, जबकि गायब हुए लोगों की किस्मत का कुछ पता नहीं है। दांत भींचते हुए वो अपना फैसला लेता है। वो बीस्ट को फेस करेगा। वो खुद को समझाता है कि क्योंकि वो सिर्फ एक लेवल 13 क्रीचर है, उसके पास डरने की कोई वजह नहीं है। लू शेंग चुपचाप पीछे की तरफ मूव करता है और सबसे कमजोर और डरे हुए रिक्रूट्स के बीच घुल मिल जाता है। वो प्रिडिक्ट करता है कि डर का ये हिस्सा दुश्मन का अगला टारगेट होगा, क्योंकि उसके आसपास के वॉरियर्स घर जाने की रट लगा रहे थे। जैसा उसने सोचा था, एक और इमोशनल स्पार्क बुझ जाता है। पास खड़ा एक आदमी दर्द में कराहता है जब एक डार्क एनर्जी उसे घेर लेती है। वो आदमी एक इनह्यूमन रोर निकालता है। उसका चेहरा दर्द से बिगड़ जाता है क्योंकि उसका दिमाग बीस्ट के इन्फ्लुएंस ने टेक ओवर कर लिया है। बाकियों की तरह वो भी ग्रुप छोड़ने के लिए मुड़ता है, दुश्मन के कंट्रोल में मूव करते हुए। इससे पहले कि वो आदमी वहां से जा पाता, लू शेंग एक मजबूत हाथ उसके कंधे पर रखता है और उसे रोक देता है। लू शेंग पूछता है, क्या तुम ठीक हो? वो जानता था कि ये दखल अंदाजी दुश्मन का ध्यान सीधा उस पर खींच लाएगी। एक पल बाद उसके सेंसेस फ्लेयर करते हैं। वो एक पावरफुल प्रेजेंस को अपने ऊपर फोकस होते हुए फील करता है और जानता है कि उसका प्लान काम कर गया। बीस्ट आ चुका है। लू शेंग उस पोजेस्ड रिक्रूट का कंधा पकड़ता है, ये दिखावा करते हुए कि वो चेक कर रहा है कि वो ठीक है या नहीं। असल में वो उस इनविजिबल एनिमी को बेट कर रहा है, उसे अटैक करने के लिए चैलेंज कर रहा है। उसकी आंखें इंटेंस लाइट से ग्लो करती हैं जब वो आने वाले मेंटल असॉल्ट के लिए खुद को तैयार करता है। लू शेंग जानबूझकर अपना मेंटल गार्ड नीचे गिरा देता है और बीस्ट की ठंडी पर्पल स्पिरिचुअल पावर को अपने दिमाग में घुसने देता है।
अचानक उसके चेहरे पर शॉक आ जाता है, ऐसा दिखावा करते हुए जैसे वो फॉरेन एनर्जी उस पर हावी हो रही है। बीस्ट विजन्स के जरिए उसकी विल तोड़ने की कोशिश करता है। वो विजन्स जिसमें लोग उसे ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, बुली कर रहे हैं, भीड़ उसे यूजलेस बुला रही है, एक थग उसका पैसा चुरा रहा है और कोई उसके चेहरे पर पैर रख रहा है क्योंकि उसने ग्रीट नहीं किया। किसी भी देखने वाले को यही लगता है कि अटैक काम कर रहा है। लू शेंग अपना सर पकड़ लेता है। ऐसा लगता है जैसे फ्रस्ट्रेशन, गुस्से और रेज का तूफान उसे डुबा रहा हो। उसके माथे पर नसें फूल जाती हैं और उसका चेहरा गुस्से से बिगड़ जाता है। वो जोर जोर से गालियां देने लगता है। बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसे वो बीस्ट के कंट्रोल में आ चुका है। वो एक मैसिव रोड निकालता है और उसकी बॉडी से एनर्जी का एक अनकंट्रोल्ड सर्ज निकलता है। लू शेंग का अपीयरेंस खौफनाक हो जाता है। उसके चेहरे पर एनर्जी के क्रैक्स फैल जाते हैं। एक आंख नीली और दूसरी लाल ग्लो कर रही थी, जैसे कि उसने फाइनली मैडनेस के आगे घुटने टेक दिए हों। आग से बना एक विशाल डेमोनिक अवतार उसके चारों तरफ फॉर्म होता है, जो हवा में फ्लोट करते हुए एक ट्विस्टेड मैलिशियस स्माइल दे रहा था। लेकिन ये सब बस एक दिखावा था। हकीकत में लू शेंग जमीन पर बिल्कुल शांत खड़ा है और अपने पैरों के पास उस फायरी डीमन के एक छोटे हार्मलेस वर्जन को देख रहा है। वो अपने खुद के गुस्से के उस छोटे मैनिफेस्टेशन को बोर्ड एक्सप्रेशन के साथ देखता है। लू शेंग के चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट स्माइल आ जाती है। उसने समझ लिया है, ये एंटिटी लोगों के नेगेटिव इमोशंस को एम्पलीफाई करके उन्हें तब तक कंट्रोल करती है जब तक वो टूट नहीं जाते। लेकिन वो जानता है कि ऐसी सिंपल ट्रिक उसकी मेंटल डिसिप्लिन के आगे बेकार है। तभी लू शेंग सच्चाई रिवील करता है। उसका पहले वाला आउटबर्स्ट बस एक एक्टिंग थी। उसने दुश्मन को अपने जाल में फंसाने के लिए एक इमोशन फिल्ड क्लोन को बेट की तरह यूज किया था। डिसडेन भरी नजरों के साथ वो ब्लू मेंटल एनर्जी का एक पावरफुल ब्लास्ट छोड़ता है, अपने ओपोनेंट को टॉन्ट करते हुए। क्या तुम्हारे पास बस यही है? वो डार्क फायरी प्रेजेंस दर्द में चिल्लाती है जब लू शेंग की पावर उसे जलाकर राख कर देती है, उसे पूरी तरह मिटा देती है। जैसे ही वो ईविल फायर गायब होती है और एरिया से रेड हेज हटती है, वो मार्शल आर्टिस्ट जो पागल हो गए थे धीरे धीरे होश में आने लगते हैं। पॉइंटी ईयर्ड रिक्रूट खड़ा होता है और कंफ्यूजन में अपना सर खुजाता है। उसे याद ही नहीं कि अभी क्या हुआ था। जबकि लू शेंग उसके पीछे शांत खड़ा रहता है। उसका प्लान कामयाब रहा, लेकिन लू शेंग अभी रुका नहीं है। उसकी आंखें ब्लू पावर से ग्लो करती हैं जब वो एक टेलीपैथिक मैसेज भेजता है, उस छुपे हुए एंटिटी को एक शांत लेकिन तीखा टॉन्ट डिलीवर करते हुए, जिसे वो जानता है कि वो उसे देख रहा है। मेंटल रेल्म के अंदर पर्पल फ्लेम से घिरा हुआ लू शेंग एरोगेंटली उस इनविजिबल दुश्मन से कहता है कि वो बहुत कमजोर है और उसे दोबारा चैलेंज करने से पहले 100 साल और ट्रेनिंग करनी चाहिए। उसका टॉन्ट परफेक्टली काम करता है। वाइट गुस्से से लाल हो जाता है जब वो हिडन एंटिटी पूरे हेट्रेड और किलिंग इंटेंट के साथ वापस घूरती है। लू शेंग उस काले आसमान को एक सैटिस्फाइड स्मर्क के साथ देखता है। उसे मजा आ रहा है कि उसके सिंपल वर्ड्स इतने पावरफुल बीइंग को गुस्सा दिलाने के लिए काफी थे। अचानक लू शेंग सरप्राइज का नाटक करता है जब उसे अपनी कॉन्शियसनेस पर एक खिंचाव महसूस होता है। वो खुद को फिर से ट्रांसपोर्ट होता हुआ पाता है और ग्रेस के साथ इमोशनल स्पेस के अंदर लैंड करता है, ये देखने के लिए क्यूरियस कि दुश्मन के पास और क्या नई ट्रिक्स हैं। वो ऊपर देखता है। उसकी नजर शांत और एनालिटिकल है। डार्क फ्लेम्स और पर्पल एनर्जी में लिपटा हुआ एक कोलोसल शैडोई फिगर उसके ऊपर मंडरा रहा था। लू शेंग कैजुअली नोट करता है कि पिछली मुलाकात के मुकाबले ये एंटिटी थोड़ी स्ट्रांग लग रही है। लू शेंग अपनी मेंटल एनर्जी फोकस करता है। पलटवार करने के लिए तैयार, वो डिसाइड करता है कि इस एंटिटी को उसकी मेहनत के लिए एक तोहफा दिया जाए। उसको ठंडा करने के लिए पावर का एक ब्लास्ट। एक कॉन्फिडेंट लुक के साथ वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है। ब्लू स्पिरिचुअल एनर्जी का एक मैसिव पिलर ऊपर की तरफ शूट होता है, जो मेंटल स्पेस को चीरते हुए उस फायरी एंटिटी से टकराता है। जैसे ही धूल बैठती है, लू शेंग अपने हाथ को देखकर स्मर्क करता है और अपने ओपोनेंट का मजाक उड़ाता है। वो जोर से सोचता है कि क्या ये एंटिटी बहुत कमजोर थी या वो खुद कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग हो गया है, क्योंकि ये फाइट बहुत ही पैथेटिक थी। इस मेंटल बैटल के जरिए लू शेंग सेंस करता है कि दुश्मन पीछे हट रहा है। उसे रियलाइज होता है कि इस टकराव ने उसे वैल्यूएबल इनसाइट दी है, जिससे डाउ ऑफ इमोशंस की उसकी समझ और गहरी हो गई है। वापस फिजिकल वर्ल्ड में जैसे जैसे ग्रुप अपना सफर आगे बढ़ाता है, हिडन एंटिटी चुपके से फिर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन लू शेंग हर बार बीच में आ जाता है, जिससे टारगेट किया गया वॉरियर चीखते हुए अपने ट्रांस से बाहर आ जाता है। वो वॉरियर कंफ्यूज होकर आसपास देखता है कि अभी क्या हुआ। लू शेंग इनोसेंट बनने का नाटक करता है और पूछता है कि क्या वो ठीक है, जबकि मन ही मन वो जानता है कि वो चुपके से एंटिटी के अटैक्स को बार बार ब्लॉक कर रहा है। लेकिन इन लगातार इंटरप्शंस का असर हो रहा है। वॉइड की गहराई में एक मैसिव ग्लोइंग रेड आई खुलती है, जो पूरे फ्यूरी के साथ घूर रही थी। लू शेंग की दखल अंदाजी उस हिडन बीस्ट को गुस्से से पागल कर रही है। इधर गाइड्स प्रेशर फील कर रहे हैं। रेड हेड ऑफिसर पसीने में भीगी हुई ग्लटनस कैप्टन की तरफ मुड़ती है और पूछती है कि उन्हें क्या करना चाहिए। उसका एक्सप्रेशन ग्रिम हो जाता है जब वो रिक्रूट्स को स्कैन करती है। उनकी कोशिशों के बावजूद ग्रुप से और भी लोग गायब हो चुके हैं। ग्रुप के पीछे से लू शेंग गाइड्स को सीरियस एक्सप्रेशन के साथ देख रहा है। वो सिचुएशन के बारे में सोचता है, एडमिट करते हुए कि भले ही उसने एंटिटी को कई बार रोका,
लेकिन वो इतना चालाक था कि जब कोई देख नहीं रहा था तो उसने कुछ विक्टिम्स को उठा ही लिया। रेड हेयर्ड ऑफिसर रिक्रूट्स को रुकने और रेस्ट करने का ऑर्डर देती है। वो उन्हें लॉर्ड हीजड़ा के सपोर्ट के लिए आने तक इंतजार करने को कहती है और पैनिक न करने की रिक्वेस्ट करती है। ये अनाउंसमेंट शिया और बाकियों को शॉक कर देती है। हमें फिर से इंतजार करना होगा? शिया डिसबिलीफ में पूछता है। एंग्जाइटी में पसीना बहाते हुए शिया कंप्लेन करता है कि सिचुएशन बहुत अजीब है और घबराहट में पूछता है कि गायब हुए लोग कहाँ गए होंगे। टैंग डन, जो उतना ही परेशान दिख रहा था, शिया से पूछता है कि क्या कोई प्लान है, लेकिन शिया इतना फ्रस्ट्रेटेड है कि कोई जवाब नहीं दे पाता। अचानक उन्हें कदमों की आवाज सुनाई देती है और एक शांत आवाज पूछती है, तुम लोग किस बात से इतना डर रहे हो? बस इंतजार करो। ये लू शेंग था, जो अपने सूट में बिल्कुल काम और कलेक्टेड लग रहा था। वो उन्हें भरोसा दिलाता है कि बेस से लेवल 13 एक्सपर्ट रास्ते में है। उसे जिंदा देखकर शिया को बहुत राहत मिलती है। वो फूट फूट कर रोने लगता है और लू शेंग को गले लगा लेता है। सिसकते हुए कहता है कि उसे लगा लू शेंग भी गायब हो गया था। लू शेंग अनकंफर्टेबल होकर उसे थोड़ा दूर रहने को कहता है। ग्रुप के रुकने के बाद भी इनविजिबल एनिमी ने हार नहीं मानी। वो रिक्रूट्स को पोजेस करने की कई बार कोशिश करता है। एक रिक्रूट दर्द में चिल्लाता है जब डार्क इन्फ्लुएंस उसे टेक ओवर करने लगता है, लेकिन क्योंकि सब एक जगह खड़े थे, लू शेंग आसानी से ग्रुप को मॉनिटर कर सकता था। वो पोजेस रिक्रूट के कंधे पर हाथ रखता है और उसकी पावर तुरंत उस आदमी को ट्रांस से बाहर खींच लाती है, एनिमी की कोशिश को ब्लॉक करते हुए। लू शेंग फिर से इनोसेंट बन जाता है और कंफ्यूज रिक्रूट से पूछता है कि क्या वो ठीक है। वो आदमी बस आसपास देखता है, उसे पता ही नहीं कि क्या हुआ। तीसरी नाकाम कोशिश के बाद एनिमी फाइनली हार मान लेता है। लू शेंग अब शांत माहौल को ऑब्जर्व करता है, सोचते हुए कि एंटिटी ने फिलहाल सरेंडर कर दिया है। ग्लटनस कैप्टन ग्रुप को अनाउंस करता है कि उनका बैकअप लॉर्ड हीजड़ा आधे कॉस्मिक डे में पहुंच जाएंगे। ये खबर डरे हुए रिक्रूट्स के लिए राहत की लहर लेकर आती है। शिया, टैंग डन और बाकी लोग एक्साइटमेंट में चीयर करते हैं, सेलिब्रेट करते हुए कि फाइनली उनके पास एक लाइफलाइन है। सर्वाइवर्स का मूड ड्रास्टिकली इंप्रूव हो जाता है और वो उम्मीद के साथ वक्त गिनते हैं। फाइनली इंतजार खत्म होता है। एक रिक्रूट ऊपर देखते हुए चिल्लाता है कि वो एक पावरफुल एनर्जी को आते हुए सेंस कर सकता है। पिंक स्काई से एक ब्रिलियंट लाइट तेजी से नीचे उतरती है और रिक्रूट्स एक्साइटमेंट में चिल्लाते हैं, ये सोचते हुए कि उनका सेवियर आ गया है। लेकिन ग्लटनस कैप्टन कंफ्यूज दिखता है। वो शॉक में अपनी वॉच चेक करता है, रियलाइज करते हुए कि कुछ गड़बड़ है। वो उड़कर रेड हेड ऑफिसर के पास जाता है और ग्रुप को बताता है कि उसकी अभी लॉर्ड हीजड़ा से बात हुई है। उनका बैकअप डिले हो गया है और उन्हें और वक्त लगेगा। इसका मतलब जो पावरफुल बीइंग अभी नीचे उतर रहा है वो नहीं है जिसका वो इंतजार कर रहे थे। ये रियलाइजेशन टैंग डन और बाकियों पर डर की नई लहर बनकर गिरता है। वो आती हुई रोशनी को शॉक में देखते हैं, हकलाते हुए, अगर ये हमारा साथी नहीं है तो फिर ये कौन है? रेड हेयर्ड ऑफिसर ऊपर घूरती है। उसका चेहरा एंग्जाइटी और डर से भरा हुआ है। वो पसीने में भीगी हुई है क्योंकि उसके दिमाग में विजिटर की आइडेंटिटी को लेकर एक खौफनाक शक बनने लगता है। आसमान से नीचे उतरने वाला ग्रुप और कोई नहीं बल्कि वो एरोगेंट जीनियस सॉर और बाकी रिक्रूट्स थे जो पहले बैटलफील्ड में भाग गए थे। रेड हेयर्ड जीनियस लीड करते हुए इनक्रेडिबल स्पीड के साथ ग्रुप की तरफ डाइव करता है। शिया सरप्राइज में ऊपर देखता है जैसे ही वो नए अराइवल्स को पहचानता है और शॉक में चिल्लाता है कि सॉर और उसका ग्रुप वापस आ गया है। अपने माथे से पसीना पोंछते हुए शिया राहत की सांस लेता है। वो एडमिट करता है कि एक पल के लिए वो डर गया था, ये सोचते हुए कि कोई पावरफुल एनिमी अटैक कर रहा है। वो हैरानी से पूछता है कि सॉर जैसा बंदा वहां बाहर जिंदा कैसे बच गया, लेकिन लू शेंग का एक्सप्रेशन तुरंत सख्त हो जाता है। उसे सेंस हो जाता है कि कुछ तो बहुत गलत है। जैसे ही सॉर और उसके फॉलोअर्स लैंड करते हैं वो चुपचाप खड़े रहते हैं। उनकी आंखें ब्लैंक थीं और एक्सप्रेशंस ईरी थे। एक अजीब सी ट्विस्टेड एनर्जी उन्हें घेरे हुए थी जो एक अनसेटलिंग ऑरा दे रही थी, जिसे लू शेंग तुरंत नोटिस कर लेता है। लू शेंग का शक तब कंफर्म हो जाता है जब वो एक्सोटिक बीस्ट का एक मैसिव स्पेक्ट्रल प्रोजेक्शन देखता है, एक खौफनाक ड्रैगन लाइक हेड जो सॉर के पीछे मंडरा रहा था। उसे रियलाइज होता है कि सॉर पोजेस हो चुका है और अब वो उसी इनविजिबल लेवल 13 बीस्ट के कंट्रोल में है। लू शेंग अपनी आंखें नैरो करते हुए सिचुएशन को एनालाइज करता है। लगता है दुश्मन ने फाइनली अपना पेशेंस खो दिया है और अब वो हेड ऑन अटैक करने के लिए तैयार है। हालांकि वो डिस्डेन के साथ नोट करता है कि बीस्ट अभी भी अपनी असली बॉडी दिखाने से डर रहा है और एक कायर की तरह छुपकर पपेट्स यूज करना पसंद कर रहा है। इमीडिएट थ्रेट को सेंस करते हुए हवा में टेंशन आसमान छूने लगती है। वॉइड में से एक हाथ निकलता है और एक लंबा स्पीयर खींच लेता है। दूसरा हाथ एक कॉम्बैट नाइफ की हिल्ट पकड़ता है और उसे ड्रॉ करता है बैटल के लिए तैयार। रेड हेड ऑफिसर और ग्लटनस कैप्टन एक दूसरे की पीठ से सटकर खड़े हो जाते हैं, वेपन्स निकालकर। ऑफिसर के पास एक लॉन्ग स्टाफ है जबकि कैप्टन एक ब्लेड पकड़े हुए है। वो दोनों ग्रिम डिटर्मिनेशन के साथ पोजेस्ड रिक्रूट्स को घूरते हैं। पीछे से लू शेंग इस सीन को डेवलप होते हुए देखता है और एनिमी की टैक्टिक्स को एनालाइज करता है। वो इनविजिबल लेवल 13 बीस्ट को वीडियो गेम के किसी वॉरलॉक से कंपेयर करता है, एक स्कीमर जो शैडोज में छुपा रहता है और पपेट्स को मैनिपुलेट करता है। लगता है कि दोनों गाइड्स को भी फाइनली रियलाइज हो गया है कि कुछ गड़बड़ है।
भले ही लौटने वाले रिक्रूट्स टेक्निकली उनके साथी हैं, लेकिन माहौल में शक साफ महसूस हो रहा है। बाकी रिक्रूट्स जो शार्प लेवल 12 वॉरियर्स हैं वो भी सेंस कर सकते हैं कि कुछ तो ऑफ है। कोई भी सॉर के ग्रुप के पास जाने की हिम्मत नहीं करता, सब उन्हें गार्डेड एक्सप्रेशंस के साथ देख रहे हैं। सॉर इस टेंस खामोशी को एक कैजुअल वेव के साथ तोड़ता है। वो गाइड से बात करता है, पूछते हुए कि क्या वेपन्स निकालना जरूरी है, बस इसलिए क्योंकि उसका ग्रुप बिना बताए थोड़ी देर के लिए चला गया था। हवा में फ्लोट करते हुए रेड हेड ऑफिसर और ग्लटनस कैप्टन गार्ड पर रहते हैं, वेपन्स रेडी रखते हुए। कैप्टन ठंडे दिमाग से जवाब देता है कि ये डिसाइड करना सॉर का काम नहीं है कि सिचुएशन कितनी सीरियस है। वो उन्हें वार्न करता है कि बिना परमिशन के जाना एक मेजर ऑफेंस है, और अगर उन्होंने खुद को एक्सप्लेन नहीं किया तो घर वापस भेजा जाना उनकी सबसे हल्की सजा होगी। सॉर कैप्टन को घूरता है, उसका कैजुअल डिमीनर एक पल के लिए फिसल जाता है, लेकिन वो जल्दी ही एक ज्यादा रीजनेबल टोन अपनाता है और ऑफिसर्स के सामने मानता है कि बिना परमिशन के टीम छोड़ना उनकी गलती थी। फिर वो अपने एक्शंस को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है। हवा में फ्लोट करते हुए वो दावा करता है कि उनके पास एक सॉलिड रीजन था। उन्होंने एक्सोटिक बीस्ट का एक गैदरिंग प्लेस ढूंढ लिया था, एक परफेक्ट हंटिंग ग्राउंड जो अनगिनत बीस्ट कोर्स से भरा हुआ था। वो समझाता है कि वो जानता था ऑफिसर्स उन्हें जाने की परमिशन कभी नहीं देते, इसलिए उन्होंने अकेले एक्ट करने का फैसला किया। हंटिंग ग्राउंड का नाम सुनते ही रेड हेड ऑफिसर का हॉस्टाइल एक्सप्रेशन सॉफ्ट हो जाता है। इतने सारे रिसोर्सेज की पॉसिबिलिटी ने उसका इंटरेस्ट जगा दिया था। सॉर के पीछे खड़े बाकी पोजेस्ड रिक्रूट्स जल्दी से उसकी कहानी को सपोर्ट करते हैं। एक बॉल्ड रिक्रूट बोल पड़ता है, कंफर्म करते हुए कि सॉर सच बोल रहा है और वो सिर्फ और बीस्ट कोर्स हंट करने गए थे। वो अपनी सफाई देते हुए कहता है कि डिफरेंट स्काई बैटलफील्ड में आने का उनका पूरा मकसद ही स्ट्रांग बनना है और कोर्स ऐसा करने का सबसे बेस्ट तरीका है। वो इंसिस्ट करता है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। एक और रिक्रूट मुस्कुराते हुए बीच में बोलता है कि भले ही वो चले गए थे, लेकिन वो सब सही सलामत वापस आ रहे हैं तो कोई नुकसान नहीं हुआ। उनका ये यूनाइटेड फ्रंट और सीमिंगली रीजनेबल बहाने गाइड्स को अनसर्टन कर देते हैं। रेड हेड ऑफिसर ग्लटनस कैप्टन की तरफ मुड़ती है, पूछती है कि वो क्या सोचता है। जब वो दोनों कन्फ्लिक्टेड दिख रहे थे, उन्हें हिचकिचाता देख सॉर मौका लपक लेता है और एक सोल्यूशन प्रपोज करता है। वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है, अपनी स्पेशल स्टोरेज एक्टिवेट करते हुए। ग्लोइंग ऑब्स का एक मैसिव टॉरेंट उसके हाथ से निकलता है, हवा में घूमता हुआ नीचे जमीन पर क्रैश करता है। सबके सामने वैल्यूबल चमकते हुए एक्सोटिक बीस्ट कोर्स का एक बड़ा ढेर बन जाता है। सॉर ये मैसिव फॉर्च्यून गाइड्स को ऑफर करता है, ये कहते हुए कि उन्हें ये कोर्स अपॉलॉजी के तौर पर एक्सेप्ट कर लेने चाहिए। सॉर अनाउंस करता है कि क्रिस्टल्स का ये बड़ा ढेर उनके टोटल हॉल का सिर्फ आधा हिस्सा है, और वो डिक्लेयर करता है कि वो बाकी बचा हुआ भी पूरी टीम के साथ शेयर करने को तैयार है। उस ग्लोइंग ब्लू ट्रेजर के पहाड़ के बगल में कैजुअली खड़े होकर वो अपनी शर्त रखता है, ये सारी दौलत तुम्हारी हो सकती है, बस शर्त यह है कि दोनों ऑफिसर्स उसके ग्रुप को बिना सजा दिए टीम रिजॉइन करने दें। एक्सोटिक बीस्ट कोर्स की इतनी बड़ी तादाद बाकी रिक्रूट्स के अंदर लालच की लहर दौड़ा देती है। शिया की आंखें डिसबिलीफ में फटी की फटी रह जाती हैं और वो चिल्लाता है कि ये दौलत का पहाड़ सिर्फ आधा है जो उन्हें मिला था। लालच तुरंत शिया को जकड़ लेता है। वो एक्साइटेडली शांत खड़े टैंग डन को पकड़ता है और चिल्लाता है कि सॉर ने पक्का किसी एंसेस्ट्रल बीस्ट ग्रेव को लूटा होगा, तभी इतने कोर्स मिले। वो उन्हें अब्सॉर्ब करके मिलने वाली पावर बूस्ट के सपने देखने लगता है। वो खुद को कन्विंस करता है कि ये सेफ है क्योंकि कैप्टन के पास प्यूरिफिकेशन टेक्निक है। ये टेम्पटेशन बाकी रिक्रूट्स के लिए रोक पाना मुश्किल हो जाता है। एक एक करके उनके चेहरे लालच से भर जाते हैं और वो क्रिस्टल्स के ढेर की तरफ बढ़ने लगते हैं, सीधे जाल की तरफ। जैसे जैसे रिक्रूट्स पास आते हैं, उनके चेहरों पर एक क्रीपी अननेचुरल स्माइल फैलने लगती है। टीम का मूड बदलता देख ग्लटनस कैप्टन थोड़ा डगमगाता है। वो रेड हेड ऑफिसर की तरफ मुड़ता है और हिचकिचाते हुए सजेस्ट करता है कि शायद उन्हें इस ग्रुप को एक बार के लिए माफ कर देना चाहिए, लेकिन कैप्टन घबराहट में पसीना बहा रहा है। वो रेड हेड ऑफिसर के पास झुकता है और अपने असली थॉट्स विस्पर करता है। उसे रियलाइज हो गया है कि ये खरगोश सॉर टीम की लालच को यूज करके उन पर प्रेशर डाल रहा है और वो श्योर है कि सॉर के इरादे गलत हैं। इसी बीच लू शेंग इस ड्रामा को एक शार्प पियर्सिंग गेज के साथ देख रहा है। उसके होठों पर एक हल्की अम्यूज्ड स्माइल खेल रही है। वो हैरान है कि दुश्मन ने सीधे अटैक क्यों नहीं किया। सिचुएशन को एंटरटेनिंग मानते हुए वो मेंटली उन्हें अपना छोटा सा शो शुरू करने के लिए इन्वाइट करता है, ये देखने के लिए ईगर कि उनके पास और क्या ट्रिक्स हैं। रेड हेड ऑफिसर और ग्लटनस कैप्टन जमीन पर उतरते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो डील करने के लिए तैयार हैं। सॉर एक ट्रायम्फेंट मैनिपुलेटिव स्माइल के साथ अपने हाथ फैलाता है। वो डील को और स्वीट बनाता है। ऑफिसर से कहता है कि अगर वो अभी मान गए तो वो बेस पर वापस जाकर उन्हें अलग से एक प्राइवेट गिफ्ट देगा। ग्लटनस कैप्टन के पास झुककर सौर जाल में एक और चारा डालता है। वो विस्पर करता है कि वो उस बीस्ट गैदरिंग प्लेस के कोऑर्डिनेट्स भी शेयर कर सकता है जो उसने ढूंढा था। रेड हेड ऑफिसर कैप्टन की तरफ झुकती है, जो सीरियस एक्सप्रेशन के साथ ऑफर पर सोचो विचार करने का नाटक करता है। एक पल बाद वो अपना फैसला लेती है और अग्रीमेंट में हल्का सा सर हिला देती है। उसे हाँ करते देख सौर की ग्रिन और चौड़ी हो जाती है। उसे लगता है उसका प्लान काम कर गया। तो क्या हमारा अग्रीमेंट पक्का है? वो अपने हाथ रगड़ते हुए पूछता है। लेकिन तभी ग्लटनस कैप्टन एक डिसआर्मिंगली जेंटल स्माइल के साथ आगे बढ़ता है।
वो कामली सॉर से बात करता है, रिमार्क करते हुए कि उसकी छोटी सी ट्रिप के बाद वो कुछ ज्यादा ही पोलाइट हो गया है। कैप्टन समझाता है कि भले ही वो सॉर को अच्छे से नहीं जानता, लेकिन उसे उसकी एरोगेंट पर्सनैलिटी याद है। असली सॉर हमें कभी ऑफिसर्स बुलाने की जहमत नहीं उठाता। इसके अलावा कैप्टन क्रिस्टल्स के पहाड़ की तरफ इशारा करता है और ऐड करता है कि असली सॉर कभी इतना जेनरस नहीं होता कि वो इतने वैल्यूएबल बीस्ट कोर्स शेयर करे। कैप्टन का एक्सप्रेशन कोल्ड और इंटेंस हो जाता है जब वो कंक्लूड करता है। सॉर की पर्सनैलिटी में आया ये बदलाव कुछ ज्यादा ही बड़ा है। कैप्टन की शार्प डिडक्शन उस पोजेस्ड रिक्रूट को पूरी तरह ऑफ गार्ड पकड़ लेती है। सॉर की आंखें शॉक में फैल जाती हैं और एक स्प्लिट सेकंड के लिए उसके अंदर छुपे बीस्ट की वर्टिकल रेड स्लिट विजिबल हो जाती है क्योंकि उसका डिस्गाइज हिल जाता है। फ्लस्टर्ड और एक्सपोज होने के बाद पोजेस्ड सॉर अपनी मुट्ठियां भींचता है और गुस्से में वापस चिल्लाता है। वो खुद को डिफेंड करने की कोशिश करता है, आर्ग्यू करते हुए कि वो जवान है और जल्दी बदल जाता है। फिर गुस्से में कैप्टन से पूछता है कि वो कहना क्या चाहता है। ग्लटनस कैप्टन उसे एक काम स्माइल देता है और कहता है कि उसकी बातें लॉजिकल हैं और इसी वजह से वो उस पर यकीन करने को तैयार है। जैसे ही सॉर के चेहरे पर एक स्मग ग्रिन आती है, ये सोचते हुए कि उसकी मैनिपुलेशन काम कर गई, कैप्टन एक क्रूशियल कंडीशन ऐड कर देता है। वो कहता है कि सॉर पर सच में भरोसा किया जा सकता है या नहीं, ये लॉर्ड ही जिडा खुद आकर वेरीफाई करेंगे। इवेंट्स का ये अचानक बदलाव पोजेस्ड सॉर को पूरी तरह स्टन्ड और कॉर्नर कर देता है। रेड हेड ऑफिसर के बगल में खड़े होकर कैप्टन सॉर को अश्योर करता है कि वो लॉर्ड के सामने उसकी सिफारिश करेंगे, ये साफ करते हुए कि उनका फैसला फाइनल है। पोजेस्ड सॉर का कंपोजर फाइनली टूट जाता है। उसका चेहरा अंधेरे में डूब जाता है और वो गुस्से से कांपने लगता है। वो अपनी मुट्ठी इतनी जोर से भींचता है कि उसके नकल सफेद पड़ जाते हैं। बड़ी मुश्किल से वो दोनों ऑफिसर्स से बात कर पाता है। उनकी ट्रिक पूरी तरह एक्सपोज होने के बाद सॉर और उसका ग्रुप एक्टिंग करना छोड़ देते हैं। उनके हॉस्टाइल ऑरास बढ़ जाते हैं जब वो डिमांड करते हैं कि गाइड्स इतना डिफिकल्ट क्यों बन रहे हैं। उसके पीछे खड़े बाकी पोजेस्ड वॉरियर्स अपना पेशेंस खो देते हैं। एक कंप्लेन करता है कि ये वक्त की बर्बादी थी और उन्हें शुरू से ही अटैक कर देना चाहिए था। दूसरा अग्री करता है, शेखी मारते हुए कि अपनी करंट स्ट्रेंथ के साथ वो उन्हें आसानी से कुचल सकते हैं। सॉर फ्रस्ट्रेशन में चीखता है, अपनी एलिजेंस रिवील करते हुए, हमारे मास्टर को खुले में चीजें करना पसंद नहीं है। वो चिल्लाता है, कंप्लेन करते हुए कि उसके पास ऑर्डर्स फॉलो करने के अलावा कोई चॉइस नहीं थी। प्लान के बर्बाद होने पर सॉर सारा ढोंग गिरा देता है। वो अपना पैर पटकता है जिससे उसके नीचे की जमीन क्रैक हो जाती है और वो आगे लीप करता है। गुस्से से भरा हुआ वो सीधे रेड हेड ऑफिसर की तरफ चार्ज करता है, एक गाली बकते हुए और डिक्लेयर करते हुए कि वो काफी वक्त से उससे निपटना चाहता था। रेड हेड ऑफिसर और ग्लटनस कैप्टन को तेजी से डॉज करने पर मजबूर होना पड़ता है क्योंकि सॉर उनकी तरफ इनक्रेडिबल स्पीड से चार्ज करता है, अपने पीछे एनर्जी की ट्रेल्स छोड़ते हुए। एक मैडमैन की तरह हंसते हुए सॉर लाइट और पावर का एक मैसिव ब्लास्ट रिलीज करता है, सीधे रेड हेड ऑफिसर को एम करते हुए। वो टोटल शॉक में ऊपर देखती है, मुश्किल से उस ओवरवेलमिंग पावर पर रिएक्ट कर पाती है। इम्पैक्ट से ब्लू एनर्जी का एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है जो उनके आसपास के स्पेस को चीर देता है। दोनों गाइड्स हवा में उड़ते हुए पीछे गिरते हैं, मुश्किल से उस ब्लास्ट के सबसे बुरे असर से बचते हुए। हवा में टंबल करते हुए उन्हें रियलाइज होता है कि सिचुएशन उनकी सोच से कहीं ज्यादा खराब है। खुद को संभालने के बाद रेड हेड ऑफिसर सॉर को डिसबिलीफ से देखती है। वो पसीना बहाने लगती है जब वो उसका ऑरा सेंस करती है। उसे हॉरर के साथ रियलाइज होता है कि सॉर ने किसी तरह 5 डिफरेंट गैलेक्टिक रूल्स को अपनी बॉडी में अब्सॉर्ब कर लिया है। ग्लटनस कैप्टन उसके बगल में फ्लोट करता है, वो भी उतना ही खौफजदा दिख रहा था। वो उसके डर को कंफर्म करता है, नोट करते हुए कि सॉर के पास पहले सिर्फ 3 इनकारनेशंस की ताकत थी। वो उदासी से कंक्लूड करता है कि इस अननेचुरल पावर सर्च के साथ वो अब उसका मुकाबला नहीं कर सकते। कमांडर्स को पीछे धकेलने के बाद सॉर अपना ध्यान अपने फॉलोअर्स पर लगाता है। एक क्रूल ब्लडथर्स्टी ग्रिन के साथ वो बाकी पोजेस्ड रिक्रूट्स को फाइट ज्वाइन करने का ऑर्डर देता है ताकि वो सबको दिखा सकें कि वो क्या कर सकते हैं। पोजेस्ड वॉरियर्स का ग्रुप तुरंत मानता है और टेरिफाइड सर्वाइवर्स पर टूट पड़ता है, उन्हें मारने के लिए चिल्लाते हुए। दोनों साइड्स तुरंत और वायलेंटली भिड़ जाती हैं। एक सर्वाइवर तलवार से डिफेंड करने की कोशिश करता है, लेकिन पोजेस्ड रिक्रूट्स अननेचुरली स्ट्रांग बन चुके हैं। एक सिंगल हिट में दुश्मन सर्वाइवर का वेपन तोड़ देता है और उसका चेस्ट स्लैश कर देता है, जिससे हर तरफ खून फैल जाता है। बाकी रिक्रूट्स असॉल्ट को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जल्दी ही ओवरवेल्म हो जाते हैं। एक सर्वाइवर पंचेस की बरसात के सामने स्ट्रगल करता है। डिस्पेयर में उसे रियलाइज होता है कि सिर्फ सॉर नहीं बदला है, बल्कि सारे दुश्मन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं। कई पोजेस्ड रिक्रूट्स जिनके पास पहले सिर्फ एक गैलेक्टिक रूल था, वो अब इवॉल्व होकर 2 या 3 रूल्स वाले बन गए हैं। भले ही वो सिर्फ 8 हैं, लेकिन वो भेड़ों के झुंड पर हमला करने वाले टाइगर्स की तरह हैं। एक पल में वो बाकी वॉरियर्स का मैसेकर शुरू कर देते हैं, उनकी डिफेंसेस तोड़ते हुए फील्ड को डोमिनेट करते हैं। बैटल ब्रूटल इंटेंसिटी के साथ चलती रहती है। पोजेस्ड रिक्रूट्स अपनी ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ दिखाते हैं, खासकर एक बॉल्ड रिक्रूट जो एक डेवास्टेटिंग किक मारता है और एक सर्वाइवर को दर्द में चीखते हुए वॉइड में उड़ा देता है। इस स्लॉटर को देखकर शिया पैनिक और डिसबिलीफ से भर जाता है। वो इस कियोटिक फाइट को देखते हुए कंफ्यूजन में चिल्लाता है, पूछता है कि क्या इन लोगों ने कोई मिरेकल पिल खाई है।
वो समझ नहीं पा रहा कि वो सब अचानक स्ट्रेंथ के उस हाई लेवल पर कैसे पहुंच गए जो पहले सिर्फ सॉर के पास था। लू शेंग शान से पैनिक करते हुए शिया के पीछे खड़ा है। एक सीरियस चेहरे के साथ वो अपने दोस्त से पूछता है कि क्या उसे अभी भी सिचुएशन की सच्चाई समझ नहीं आई। लू शेंग की आंखें लाल रोशनी से ग्लो करती हैं जब वो अपनी एनहांस्ड विजन यूज करता है। वो ग्रिमली शिया को एक्सप्लेन करता है कि जो लोग उन पर हमला कर रहे हैं वो अब वो इंडिविजुअल्स नहीं रहे जो पहले ग्रुप छोड़कर गए थे। इसका मतलब समझकर शिया डर जाता है और पूछता है कि क्या लू शेंग का मतलब है कि ये दुश्मन इंपोस्टर्स हैं जो उनके टीममेट्स होने का नाटक कर रहे हैं। जबकि शिया शॉक दिख रहा है, टैंग डन चुपचाप पास खड़ा रहता है। लू शेंग रॉकमैन के पहले वाले इंस्टिंक्ट से एग्री करता है, एक्सप्लेन करते हुए कि हर दुश्मन से एक घिनौनी अजीब स्मेल आ रही है जो टैंग डन की नाक ने डिटेक्ट कर ली थी। लू शेंग अपना सर हिलाता है और क्लैरिफाई करता है कि क्या हो रहा है। वो कहता है कि फिजिकल लेवल पर ये वही लोग हैं, लेकिन रियलिटी इससे कहीं ज्यादा बुरी है। उन्होंने एक स्लेवरी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और वो डार्क पावर से पूरी तरह करप्ट हो चुके हैं। अचानक लू शेंग की नजर शार्प हो जाती है जब वो कुछ स्पेसिफिक स्पॉट करता है। जैसे ही वो बॉल्ड रिक्रूट किसी और विक्टिम पर वायलेंटली अटैक करता है, लू शेंग एक ऐसी डिटेल पर फोकस करता है जो नंगी आंखों से इनविजिबल है। हंस रहे बॉल्ड रिक्रूट के ऊपर लू शेंग एक ग्लोइंग ऑरेंज शैडो देखता है जो एनर्जी के एक पतले धागे से उस आदमी के सर से जुड़ा हुआ है। उसे रियलाइज होता है कि ये वॉरियर्स पपेट्स की तरह यूज किए जा रहे हैं। उनकी मूवमेंट्स को वो डार्क शैडो कंट्रोल कर रहा है। लू शेंग इस अजीब दृश्य को एनालाइज करता है, नोट करते हुए कि इसे सिर्फ डीप कॉन्सेंट्रेशन से देखा जा सकता है। ये ऑरा उसे वैसा ही लगता है जैसा उसने पहले फाइट किया था। उसे रियलाइज होता है कि ये उस अननेमेबल शैडो से बहुत मिलता जुलता है जिसे उसने एजो स्टार के डीप अबिस में फेस किया था। गहरी सोच में डूबा हुआ लू शेंग अपनी आंखें नैरो करता है। उसे शक होने लगता है कि एंटिटी सिर्फ रिक्रूट्स को कंट्रोल नहीं कर रही, बल्कि शायद स्पेसिफिकली उसे वॉच कर रही है। पोजेस्ड रिक्रूट्स इतने पावरफुल हो चुके हैं कि सिर्फ दोनों गाइड्स ही उनके लीडर सॉर के सामने मुश्किल से खड़े हो पा रहे हैं। बाकी सर्वाइविंग वॉरियर्स के पास फाइट बैक करने का कोई चांस नहीं है। सर्वाइवर्स के लिए ये बैटल टोटल डिजास्टर बन चुकी है। पोजेस्ड रिक्रूट्स सॉर के क्लोन्स की तरह एक्ट कर रहे हैं, आसानी से लेवल 12 वॉरियर्स को पीट रहे हैं। फाइट का फोकस शिफ्ट होता है जब सॉर एक क्रूअल ग्रिन के साथ सर्वाइविंग रिक्रूट्स में से एक को गर्दन से पकड़ लेता है। ग्लटनस कैप्टन पैनिक में उनकी तरफ दौड़ता है, सॉर को रुकने के लिए चिल्लाता है, लेकिन उसकी रिक्वेस्ट पूरी तरह इग्नोर कर दी जाती है। एक चिलिंग और मैनिपुलेटिव स्माइल के साथ सॉर अपने डरे हुए कैदी से कहता है कि उनके लड़ने की कोई असली वजह नहीं है। फिर वो पास झुकता है आदमी का गला दबाते हुए और उससे एक सिंपल सवाल पूछता है, तुम डिफरेंट स्काई बैटलफील्ड में आए ही क्यों थे। वो डरा हुआ रिक्रूट टूट जाता है। उसके चेहरे पर आंसू और नाक बहने लगती है जब वो हकलाते हुए कहता है कि उसका गोल सिर्फ स्ट्रांग बनना था। यही वो जवाब था जिसका सॉर इंतजार कर रहा था। उसकी स्माइल और चौड़ी हो जाती है और वो एक्साइटेडली डिक्लेयर करता है कि वो दोनों सेम चीज चाहते हैं। वो एक ट्विस्टेड ऑफर रखता है, पूछते हुए कि कोई ताकत पाने का मौका क्यों ठुकराएगा जब वो मौका सीधे उसके सामने है। उस आदमी की स्पिरिट तोड़ने के बाद सॉर उसे छोड़ देता है और रिक्रूट कमजोरी से जमीन पर गिर जाता है। रिक्रूट कंफ्यूजन में ऊपर देखता है और पता है कि दर्जनों ग्लोइंग ब्लू एक्सोटिक बीस्ट कोर्स अपीयर होते हैं और उसके चारों तरफ गिरने लगते हैं। सॉर एक ट्रायम्फेंट डीमन की तरह उसके ऊपर खड़ा होता है। उसकी बॉडी और भी मस्कुलर और पावरफुल लग रही थी। वो रिक्रूट से कहता है कि वो जो चाहे ले ले, ये सब उसका है, बस शर्त यह है कि वो ऑफर एक्सेप्ट करे। एक विकेट स्माइल के साथ पोजेस्ड सॉर एक ग्लोइंग ब्लू क्रिस्टल आगे बढ़ाता है और टेरिफाइड रिक्रूट को एक आखिरी ऑफर देता है, ये सारी ताकत तुम्हारी हो सकती है अगर तुम हमें ज्वाइन करो। रिक्रूट क्रिस्टल को देखता है, उसके चेहरे पर डर और लालच का मिक्स दिख रहा था। वो हिचकिचाता है, साफ तौर पर इमेंस स्ट्रेंथ के वादे से टेम्प्ट हो रहा था। एक पल बाद लालच जीत जाता है। एक ईगर ग्रिन के साथ रिक्रूट क्रिस्टल पकड़ लेता है और कहता है कि वो ज्वाइन करने के लिए तैयार है। जैसे ही डील होती है, एक फ्यूरियस आवाज चिल्लाती है, रिक्रूट को इडियट बुलाते हुए। रिक्रूट और सॉर दोनों कंफ्यूजन में ऊपर देखते हैं। ये ग्लटनस कैप्टन था जो रेड हेड ऑफिसर के साथ खड़ा था। उसका चेहरा गुस्से से बिगड़ा हुआ था। वो रिक्रूट से पूछता है कि क्या उसे सच में समझ आ रहा है कि वो क्या ज्वाइन कर रहा है। कैप्टन उसे एक हार्श लेक्चर देता है। आदमी से कहता है कि वो अपना दिमाग यूज करे और सोचे। वो चिल्लाता है कि इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है और भले ही ज्यादातर गलतियां माफ की जा सकती हैं, लेकिन एक गलती ऐसी है जो अनफॉरगिवेबल है। अपनी गूंजती हुई आवाज में कैप्टन उस अल्टीमेट सिन को डिफाइन करता है, अपनी सोल को अबिस में गिरने देना और एक इंसान होकर अपनी मर्जी से अजीब बीस्ट्स का पपेट बन जाना। वो सॉर से पूछता है कि क्या उसे यकीन है कि वो इस चॉइस पर रिग्रेट नहीं करेगा। कैप्टन के पावरफुल वर्ड्स बाकी रिक्रूट्स को उनके ट्रांस से बाहर निकाल देते हैं। जैसे ही डार्क इन्फ्लुएंस धुंधला पड़ता है, वो इंस्टिंक्टिवली सॉर के ग्रुप से पीछे हट जाते हैं। उनकी ग्रीड अब शॉक और फियर में बदल जाती है। दूसरों को करप्ट करने का उसका प्लान बर्बाद होने पर सॉर का चेहरा गुस्से से बिगड़ जाता है और वो गाइड्स को अनोइंग बोलकर कोसता है। उसका ट्रांसफॉर्मेशन और भी इंटेंस हो जाता है। उसके चेहरे पर क्रैक्स फैल जाते हैं और उसकी आंखें रेड और व्हाइट ग्लो करने लगती हैं। एक मैड ग्रिन के साथ वो डिक्लेयर करता है कि उसने इंसान होना पहले ही छोड़ दिया है।
सेफ डिस्टेंस से देखते हुए शिया इस कन्फेशन से हॉरिफाइड हो जाता है। वो डिसबिलीफ में चिल्लाता है कि सौर इंसानियत का गद्दार है। वो सवाल उठाता है कि वो अपनी ही प्रजाति को कैसे धोखा दे सकता है। सौर बस एक मैडमैन की तरह हंसता है जब उसकी बॉडी एक पावरफुल डार्क पर्पल ऑरा के साथ एक्सप्लोड करती है। वो इस इल्जाम का मजाक उड़ाता है, पूछता है कि बीस्ट्स को ज्वाइन करने में क्या बुराई है, जबकि वो शो ऑफ करता है कि वो कितना पावरफुल बन चुका है। क्रैकलिंग पर्पल एनर्जी से घिरा हुआ पोजेस्ड सौर हाथ आगे बढ़ाता है, शेखी मारते हुए कि अगर उसने बीस्ट्स को ज्वाइन नहीं किया होता तो वो पावर के इस लेवल पर कभी नहीं पहुंच पाता। जैसे ही उसकी डार्क एनर्जी उन पर पड़ती है, रेड हेड ऑफिसर और ग्लटनस कैप्टन शॉक में चिल्लाते हैं। उन्हें महसूस होता है कि उनके खुद के हाथ ट्विस्ट और चेंज होने लगे हैं, उस चीज के इन्फ्लुएंस से जिसे कैप्टन ट्विस्टेड पावर ऑफ द वॉइड कहता है। करप्ट होने से इनकार करते हुए रेड हेड ऑफिसर अपने दांत भींचती है और एक क्विक डिसाइसिव मूव के साथ अपना ट्रांसफॉर्म हो रहा हाथ काट देती है ताकि डार्क एनर्जी फैलने से रुक जाए। फ्रस्ट्रेशन में गाली देते हुए अब एक ताजा घाव के साथ खड़ी ऑफिसर सौर को एक मॉकिंग स्माइल के साथ देखती है। वो उसे टॉन्ट करती है, कहती है कि चाहे वो कितना भी स्ट्रांग हो जाए, वो एक कुत्ते से ज्यादा कुछ नहीं है। वो पॉइंट आउट करती है कि अपने नेचुरल टैलेंट के साथ वो शायद अपने दम पर लेवल 13 या 14 तक पहुंच सकता था, लेकिन अब उसका पोटेंशियल स्टक हो गया है। वो हंसती है, एक्सप्लेन करते हुए कि एक लेवल 13 बीस्ट का कुत्ता बनने का मतलब है कि वो उस लेवल को कभी सरपास नहीं कर पाएगा, और उसे इतनी शॉर्ट साइटेड चॉइस के लिए स्टूपिड बुलाती है। ये इंसल्ट काम कर जाती है और सौर का चेहरा गुस्से से बिगड़ जाता है। वो डिमांड करता है कि उसने क्या कहा। शिया, जो अब गाइड्स की साइड था, मजाक उड़ाने में शामिल हो जाता है। वो सौर को डांटता है, पॉइंट आउट करते हुए कि सिर्फ इन्फिनिट पोटेंशियल वालों को ही इस बैटलफील्ड पर अलाउड किया जाता है। वो पूछता है कि कोई क्यों अपने ब्राइट फ्यूचर को एक टेम्पररी पावर बूस्ट के लिए बेच देगा और बीस्ट का कुत्ता बनने के लिए ट्रेटर टू ह्यूमैनिटी का शर्मनाक टाइटल एक्सेप्ट करेगा। शिया जले पर नमक छिड़कना जारी रखता है, एक स्मर्क के साथ एक्सप्लेन करता है कि सौर ने एक टेरेबल डील की है। एक सबॉर्डिनेट बनकर उसने अपना फ्यूचर ब्लॉक कर लिया है, क्योंकि एक बीस्ट कमांडर कभी अपने अंडरलिंग को खुद से ज्यादा स्ट्रांग नहीं होने देगा। वो सौर को स्टूपिड बुलाता है, कहता है कि उसने सब कुछ खो दिया एक ऐसे फायदे के लिए जो वर्थ इट ही नहीं था। जब गाइड्स और रिक्रूट्स उसकी बेइज्जती करते हैं, लू शेंग साइड से एक शांत अम्यूज्ड स्मर्क के साथ सीन देख रहा होता है। बाकी रिक्रूट्स, जो अब फुली रिकवर हो चुके थे, जोर से हंसने लगते हैं, सौर की तरफ उंगली दिखाकर उसे ब्रेनलेस बोलते हैं। लगातार मजाक से अपनी लिमिट तक पहुंचने के बाद सौर का कंपोजर पूरी तरह टूट जाता है। वो प्योर रेज से कांपने लगता है, शब्द बोलने में स्ट्रगल करते हुए। फाइनली उसका दिमाग स्नैप कर जाता है। उसकी आंखें एक मेनेसिंग रेड ग्लो कर रही हैं और उसका चेहरा नफरत में बिगड़ चुका है। वो एक आखिरी ब्लड कर्डलिंग स्क्रीम निकालता है, कसम खाता है कि वो उनमें से एक एक को मार डालेगा। ये टकराव अब एक ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंच जाता है। शिया सौर का मजाक उड़ाना जारी रखता है, ऐसा एक्ट करते हुए जैसे उसके शब्द बस कचरा हैं, जबकि ग्लटनस कैप्टन और रेड हेड ऑफिसर खड़े देख रहे हैं। ये बेइज्जती सौर के सब्र का बांध तोड़ देती है। उसका चेहरा प्योर अनकंट्रोलेबल रेज में बिगड़ जाता है। अपने गुस्से को रोक पाने में नाकाम, सौर चिल्लाता है कि वो सब अपना मुंह बंद रखें और आगे चार्ज करता है। उसके पीछे डार्क पर्पल एनर्जी की ट्रेल बन जाती है। वो ग्रुप पर एक मैसिव पंच मारता है, उन्हें मारने के लिए चिल्लाते हुए। शिया बस शॉक में देखता रह जाता है। उस अचानक हमले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। ग्रुप को तुरंत रिएक्ट करना पड़ता है। ग्लटनस कैप्टन और रेड हेड ऑफिसर मुश्किल से उस हिट को ब्लॉक कर पाते हैं। सौर रुकता नहीं है। वो उन्हें ग्लोइंग आंखों से घूरता है, अपनी सारी नफरत उन तीनों पर फोकस करते हुए। वो अटैक्स की एक क्रेजी बराज अनलीश करता है, उन्हें वहां से निकल जाने के लिए चीखते हुए। जैसे जैसे वो पंच पर पंच मारता है, कैप्टन और ऑफिसर को उन भारी ब्लोज को ब्लॉक करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। ये लड़ाई हवा में एनर्जी के एक मैसिव क्लैश में बदल जाती है। इससे शॉकवेव्स पैदा होती हैं जो नीचे खड़े टैंक डन सहित बाकी बाईस्टैंडर्स को हैरत में डाल देती है। खतरे को रियलाइज करते हुए आसपास के लेवल 11 और 12 वॉरियर्स लड़ने की हिम्मत खो देते हैं। वो पैनिक में भागने लगते हैं, बचने के लिए इधर उधर बिखर जाते हैं। इस केओस के बीच टैंक डन घबराहट में शिया से पूछता है कि क्या उन्हें लड़ना चाहिए या भागना चाहिए। शिया हिचकिचाता है, परेशान दिख रहा था। अचानक टैंक डन का चेहरा कंफ्यूजन और डर में बदल जाता है जब वो कुछ और नोटिस करता है। पैनिक पूरी तरह फैल जाता है जब कोई चिल्लाता है कि हाई लेवल एलियन बीस्ट्स हर जगह हैं। बाकी रिक्रूट्स डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। शिया शॉक से पैरालाइज हो जाता है। उसकी आंखें फटी रह जाती हैं जब वो अपने सामने एक नाइटमेयर को अनफोल्ड होते देखता है। स्पेस के पर्पल वॉइड से मॉन्स्टर्स का एक खौफनाक मिक्स निकलना शुरू होता है। स्केलेटल फेसेस, बैट लाइक क्रीचर्स और हॉर्न डीमंस एक एक करके रियलिटी को चीरते हुए बाहर आते हैं। एक मैसिव मल्टी हेडेड सर्पेंट एरिया के ऊपर टावर करने लगता है। अनगिनत एलियन बीस्ट्स हर दिशा से उमड़ पड़ते हैं, एक डेंस ब्लैक टाइड बनाते हुए जो आसमान को पूरी तरह ढक लेता है। शिया, रॉकमैन, टैंक डन और एक और रिक्रूट के बगल में खड़ा होकर डर से कांपने लगता है। वो चिल्लाता है, पूछते हुए कि ये क्या हो रहा है। जैसे ही ग्रुप को रियलाइज होता है कि वो फंस चुके हैं, इन्वेजन का मैसिव स्केल रिवील होता है। सैकड़ों पावरफुल ऑराज स्पेस को भर देते हैं।
जायंट ड्रैगन्स, फ्लाइंग इंसेक्ट्स और ह्यूज मॉन्स्टर्स वॉइड में फ्लोट करते हैं जो इंसानों के उस छोटे से ग्रुप को बुरी तरह आउटनंबर कर रहे थे। वो विशाल बीस्ट्स अपनी ग्लोइंग ईविल आइज के साथ रिक्रूट्स को नीचे देखते हैं, उन्हें पूरी तरह घेर लेते हैं। रिक्रूट्स अपनी सारी उम्मीद खो देते हैं। वॉरियर्स अपने पीले पसीने से भीगे चेहरों के साथ ऊपर देखते हैं, बड़बड़ाते हुए कि सब खत्म हो गया। यहां तक कि गाइड्स भी हिल जाते हैं। ग्लटनस कैप्टन कंफ्यूजन में आसपास देखता है, समझ नहीं पा रहा कि इतनी बड़ी आर्मी अचानक कैसे आ सकती है। रेड हेयर्ड ऑफिसर टेंस और चिंता भरी नजरों से देखती है। पोजेस्ड सॉर उनके शौक का फायदा उठाता है। पागलों की तरह हंसते हुए वो उन्हें बेवकूफ कहता है कि उन्होंने सोचा वो भाग पाएंगे। वो याद दिलाता है कि उसका मास्टर इस स्पेस को ओन करता है। वो हवा से एक मैसिव अटैक लॉन्च करता है, कैप्टन और ऑफिसर को इमेंस फोर्स के साथ हिट करते हुए। इम्पैक्ट ब्रूटल होता है। ग्लटनस कैप्टन दर्द में चिल्लाता है जब उसका चश्मा टूट जाता है और वो गालियां देते हुए पीछे की तरफ उड़ा दिया जाता है। बुरे हालात के बावजूद रेड हेयर्ड ऑफिसर हार मानने से इनकार करती है। उसकी बॉडी के चारों तरफ ब्लू एनर्जी सर्ज करती है जब वो दुश्मन को घूरती है। सॉर को जिद्दी बोलते हुए काउंटर अटैक के लिए तैयार होती है, लेकिन बचे हुए रिक्रूट्स डर से पैरालाइज हो चुके हैं। उन्हें गहरी निराशा के साथ रियलाइज होता है कि सॉर से लड़ना ही काफी मुश्किल था, लेकिन अब हाई लेवल बीस्ट्स की इस एंडलेस आर्मी का सामना करना सर्वाइवल को इम्पॉसिबल बना देता है। सॉर अपनी मैसिव आर्मी के सामने ट्रायम्फेंटली फ्लोट करता है, जिसके बगल में एक जायंट पर्पल ड्रैगन, एक हॉर्न डीमन और इंसेक्ट लाइक मॉन्स्टर्स खड़े थे। ये आर्मी इतनी पावरफुल है कि किसी भी स्टार सेक्टर को लाखों बार तबाह कर सकती है। रिक्रूट्स के पास बस एक ही खौफनाक ख्याल रह जाता है, भागने का कोई रास्ता नहीं है। सॉर वॉइड में खड़ा होता है, अपने डार्क ऑरा से घिरा हुआ, और टेरिफाइड रिक्रूट्स को एक आखिरी चॉइस देता है। एक सिनिस्टर स्माइल के साथ वो उन्हें बताता है कि उनके पास दो ऑप्शंस हैं, मुझे ज्वाइन करो या मरने के लिए तैयार हो जाओ। वो अपनी मुट्ठी भींचता है और इंटेंस ईविल के साथ घूरता है। इमीडिएट डेथ की धमकी रिक्रूट्स को, जिसमें वो बॉल्ड वॉरियर और उसके दोस्त भी शामिल हैं, एब्सोल्यूट टेरर से पैरालाइज कर देती है। इस खामोशी को एक कांपता हुआ हाथ तोड़ता है। ये हाथ एक सूट पहने आदमी का था जिसका नाम लेवल 11 वॉरियर काल है। घबराहट में पसीना बहाते हुए काल हकलाता है कि वो खुद को बचाने के लिए सॉर को ज्वाइन करने को तैयार है। तुरंत एक फोर्स काल को हवा में खींच लेती है और वो अनकंट्रोलेबली गैप को पार करते हुए दुश्मन की तरफ उड़ता है। सॉर उसे एक वेलकमिंग जेस्चर के साथ पकड़ता है और काल के चेहरे के पास झुकता है। एक ट्विस्टेड ग्रिन के साथ वो प्रॉमिस करता है कि काल इस डिसीजन पर रिग्रेट नहीं करेगा और उस डरे हुए आदमी को अश्योर करता है कि वो अब सेफ है। अपने नए मास्टर के आगे पूरी तरह सबमिट करते हुए काल अपना सर गहराई से झुका देता है और लॉर्ड सॉर को उनकी मर्सी के लिए थैंक यू बोलता है। काल का चेहरा उसका मेंटल स्टेट रिवील करता है। वहां रिग्रेट का एक हल्का निशान जरूर है, लेकिन वो रिलीफ की क्रेजी स्माइल के नीचे दब जाता है। वो खुश है कि वो इस डिजास्टर से बच गया। ये देखकर कि सरेंडर करने से सेफ्टी मिलती है, बाकी रिक्रूट्स का मोराल तुरंत कोलैप्स हो जाता है। जिंदा रहने की डेस्परेशन में वो अपने हाथ उठाना शुरू करते हैं और एक दूसरे के ऊपर चिल्लाते हुए सॉर को ज्वाइन करने की भीख मांगने लगते हैं। शिया, जिसके मुंह में सिगरेट लटक रही है, टोटल कंफ्यूजन और शॉक में आसपास देखता है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि सब लोग कितनी जल्दी हार मान रहे हैं। इसी बीच लू शेंग भीड़ में चुपचाप खड़ा होकर इस मास सरेंडर को ठंडी नजरों से देख रहा है। वो रिफ्लेक्ट करता है कि ह्यूमन नेचर कितना कमजोर होता है। लाइफ और डेथ के प्रेशर में डिग्निटी और प्रिंसिपल्स दूसरे नंबर पर आते हैं, क्योंकि कोई भी कल्टिवेटर जिसने पावर पाने के लिए इतनी मेहनत की हो, वो आसानी से मरना नहीं चाहता। सिचुएशन तेजी से बिगड़ती है जैसे जैसे और रिक्रूट सरेंडर करने का चूज करते हैं। दुश्मन की साइड की टेंशन अजीब तरह से गायब हो जाती है और वहां ट्रेटर्स की हंसी और पोजेस्ड लीडर के साथ खुशी से बात करने की आवाजें आने लगती हैं। काल, जो सबसे पहले सरेंडर किया था, एक बेशर्म स्माइल के साथ सॉर की चापलूसी करता है। वो उम्मीद करता है कि लॉर्ड सॉर फ्यूचर में उनका अच्छा ख्याल रखेंगे और सॉर एक सैटिस्फाइड ग्रिन के साथ जवाब देता है। लू शेंग इस पैथेटिक डिस्प्ले को कामली देखता है। वो सोचता है कि एक बार जब लोग कोई चॉइस बना लेते हैं, भले ही वो बिट्रेयल जैसी शर्मनाक चॉइस हो, वो नेचुरली अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए अनगिनत रीजंस ढूंढ लेते हैं ताकि उन्हें बेहतर फील हो। वो उनकी मोटिवेशन एनालाइज करता है। ज्यादातर वॉरियर्स अपनी लिमिट्स जानते हैं। एवरेज जीनियस के लिए लेवल 12 पर 2 या 3 रूल्स इंटीग्रेट करना उनका पीक होता है। वो लेवल 13 पर ब्रेक थ्रू करने को एक इम्पॉसिबल ड्रीम मानते हैं। लू शेंग कंक्लूड करता है कि यही वो डिस्पेयर है, अपने पोटेंशियल पर भरोसा ना होना, जिसने उन्हें इस बैटलफील्ड पर अपनी किस्मत आजमाने के लिए मजबूर किया था। अपने बगल में बचे सिर्फ 2 लोगों की तरफ मुड़ते हुए लू शेंग मुस्कुराता है और टैंग डन और शिया से पूछता है कि इस होपलेस सिचुएशन में उनका क्या प्लान है। शिया डर से पसीना बहाने और नर्वसली स्मोक करने के बावजूद एक सरप्राइजिंगली फर्म आंसर देता है। वो डिक्लेयर करता है कि वो अभी भी रीइंफोर्समेंट लॉर्ड ही जीरा का इंतजार करेगा। वो कहता है कि अपनी ही स्पीशीज को धोखा देना सबसे बड़ा जुर्म है। उसका एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है जब वो अपनी लॉयल्टी का एक प्रैक्टिकल रीजन ऐड करता है। वो आर्ग्यू करता है कि शायद दूसरी जगह नेगोशिएशन हो सकती हो, लेकिन डिफरेंट स्काई बैटलफील्ड पर ट्रेटर पकड़े जाने का मतलब है बिना किसी रहम के इमीडिएट एग्जीक्यूशन।
टांग दुन लुशेंग को बताता है कि गद्दारी उसकी फैमिली और आने वाली जनरेशंस को बर्बाद कर देगी, उन्हें शर्मिंदा कर देगी। वो उन पर यह बोझ डालने से इनकार करता है। वो इंसानियत को धोखा देने के बजाय मदद का इंतजार करना पसंद करेगा। ये लॉजिकल और ऑनरेबल जवाब सुनकर लुशेंग टांग दुन को एक जेन्युइन अप्रूविंग स्माइल के साथ देखता है। पास ही ग्लटनस कैप्टन नोटिस करता है कि लुशेंग का छोटा ग्रुप हिलने से इनकार कर रहा है। उसके जख्मी चेहरे पर राहत की एक लहर दौड़ जाती है जब उसे रियलाइज होता है कि वो पूरी तरह अकेला नहीं छोड़ा गया है। इस मॉरल विक्ट्री के मोमेंट को सीज करते हुए ग्लटनस कैप्टन सॉर पर चिल्लाता है। वो गर्व से लुशेंग और उसके दोस्तों की तरफ इशारा करता है, उस बीस्ट को टॉन्ट करते हुए कि हर कोई मौत से डरने वाला कायर नहीं होता, ये साबित करते हुए कि कुछ इंसानों में अभी भी रीढ़ की हड्डी बची है। अपने चेहरे पर एक डिमोनिक ग्रिन फैलाते हुए पोजेस्ड सॉर बचे हुए सर्वाइवर्स का मजाक उड़ाता है, पूछते हुए कि क्या उन्हें सच में लगता है कि उनका लॉर्ड उन्हें बचाने आ रहा है। ग्लटनस कैप्टन और रेड हेड ऑफिसर कंफ्यूजन और गुस्से के मिक्स के साथ उसे देखते हैं, पूछते हुए कि उसका क्या मतलब है। सॉर अपने नए फॉलोअर्स के सामने एरोगेंटली खड़ा होता है, स्नीयर करते हुए कि एक लेवल 13 एक्सपर्ट के लिए डिस्टेंस कोई मायने नहीं रखता, तो मदद अब तक आ जानी चाहिए थी। वो अपने हाथ फैलाता है, स्वर्लिंग डार्क एनर्जी अनलीश करते हुए, और एक टेरिफाइंग ट्रूथ रिवील करता है। महान लॉर्ड ऑफ ओब्लिवियन ने पहले ही लॉर्ड हीजडा के दिमाग से इस रेस्क्यू मिशन की मेमोरी मिटा दी है। सॉर पागलों की तरह हंसता है, उन्हें बताते हुए कि जिस रीइंफोर्समेंट के लिए वो प्रे कर रहे हैं वो शायद बेस पर चैन से चाय पी रहा होगा, उनकी एग्जिस्टेंस से पूरी तरह बेखबर। ये सिर्फ बेवकूफों को एक ऐसे सेवियर का इंतजार करने के लिए छोड़ देता है जो कभी नहीं आएगा। ये खुलासा गाइड्स को जोर का झटका देता है। ग्लटनस कैप्टन डिसबिलीफ में चिल्लाता है, जबकि रेड हेड ऑफिसर फ्रस्ट्रेशन में गाली देती है। उनकी उम्मीद टूटती जा रही है। उनकी बगल में शिया का रिजॉल्व क्रैक होने लगता है। वो टेरिफाइड लुक के साथ लुशेंग की तरफ मुड़ता है, पूछता है कि क्या वो पूरी तरह खत्म हो गए हैं, और भीख मांगता है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। लेकिन शिया रुक जाता है जब वो लुशेंग को देखता है। वो नोटिस करता है कि इतनी होपलेस न्यूज के बावजूद लुशेंग अपना वही काम एक्सप्रेशन मेंटेन किए हुए है। इससे शिया सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या इस मिस्टीरियस आदमी के पास अभी भी कोई सोल्यूशन है, लेकिन पैनिक जल्दी ही फिर हावी हो जाता है। शिया और टांग डन एक दूसरे को गले लगा लेते हैं, कॉमिकल आंसुओं की धारा बहाते हुए रोते हैं कि बिना ही जिड़ा के वो वहीं मरने वाले हैं। लुशेंग उनकी पिटी पार्टी को एक शार्प स्कोल्डिंग के साथ इंटरप्ट करता है, पूछता है कि क्या वो सच में दुश्मन की हर बात पर ओबीडियंट लिटिल लैम्स की तरह यकीन कर लेते हैं। अपनी जेब में हाथ डाले खड़े होकर वो कामली सॉर के झूठ का पर्दाफाश करता है। वो समझाता है कि हिजड़ा जैसे लेवल 13 एक्सपर्ट की मेमोरी इतनी आसानी से मिटाने के लिए किसी उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंटिटी की जरूरत होगी, कम से कम एक लेवल 14 एंटिटी। एक कूल लॉजिकल लुक के साथ लुशेंग उनसे दिमाग लगाने को कहता है। क्या एक लेवल 14 एक्सपर्ट के पास सच में कोई वजह है कि वो तुम जैसे छोटे इनसिग्निफिकेंट ग्रुप के खिलाफ पर्सनली एक्ट करे? लुशेंग की लॉजिक सुनकर शिया का पैनिक एकदम से रियलाइजेशन में बदल जाता है। वो अपनी मुट्ठी भींचता है और चिल्लाता है कि सॉर झूठ बोल रहा होगा। वो पूरी तरह कन्विंस्ड है कि लॉर्ड ही जिड़ा पक्का उन्हें बचाने के लिए रास्ते में है। लेकिन लुशेंग प्रैक्टिकल रहता है। वो अपने होपफुल दोस्त को बताता है कि उनकी सिचुएशन को देखते हुए रेस्क्यू का इंतजार करना बहुत अनलाइकली है। वो पॉइंट आउट करता है कि अगर दुश्मन सच में ऑल पावरफुल होता तो 100 लोगों को रिक्रूट करने के लिए ये गेम्स खेलने में वक्त बर्बाद नहीं कर रहा होता। उस खाली लाल जमीन पर खड़े होकर तीनों दोस्त एक मुश्किल चॉइस का सामना करते हैं। शिया फ्रस्ट्रेशन में अपने हाथ ऊपर उठाता है, पूछता है कि उन्हें क्या करना चाहिए अगर इंतजार करने का मतलब मौत है। उसके बगल में रॉकमैन टांग डन ग्रिम लुक के साथ अपने आर्म्स क्रॉस करता है। वो कहता है कि उनके पास सिर्फ 2 टेरिबल ऑप्शंस हैं, दुश्मन को ज्वाइन करके इंसानियत के गद्दार बन जाओ या यहीं रुको और मारे जाओ। उसे डर है कि उनके लिए कोई तीसरा रास्ता नहीं है। अचानक शिया के सर के ऊपर एक मेटाफोरिकल लाइट बल्ब जलता है। जैसे ही उसे एक आइडिया आता है, एक कॉन्फिडेंट थोड़े गूफी एक्सप्रेशन के साथ वो हवा में एक उंगली उठाता है। वो एक्साइटेडली अपने दोस्तों को अपना प्लान समझाता है। हमें जिंदा रहने के लिए अभी सरेंडर करने का नाटक करना चाहिए। फिर जैसे ही लॉर्ड ही जिड़ा आएंगे हम पलट जाएंगे और बीस्ट पर अंदर से हमला करेंगे। वो उनसे पूछता है कि उन्हें उसकी स्ट्रैटेजी कैसी लगी। टैंग डन इम्प्रेस हो जाता है, थम्स अप देते हुए, और शिया को जीनियस बोलता है। इसी बीच रिक्रूट्स की भीड़ 2 ग्रुप्स में बढ़ चुकी है। वॉरियर्स की एक छोटी संख्या पहले ही घुटने टेक कर सॉर की साइड ज्वाइन कर चुकी है, जबकि बाकी अभी भी खड़े हैं, हिचकिचाते हुए या मॉन्स्टर से आखिरी दम तक लड़ने की कसम खाते हुए। सॉर अपनी नई आर्मी और डिफाइंट सर्वाइवर्स के सामने खड़ा होता है। वो अनाउंस करता है कि उसने उन्हें चूज करने का काफी मौका दिया। ब्लू एनर्जी उसके चारों तरफ क्रैकल करती है जब वो ज्वाइन करने से मना करने वालों पर विकेडली ग्रिन करता है। वो उनसे कहता है कि अगर उन्हें मरने का इतना ही शौक है तो वो उन्हें नहीं रोकेगा, और वो अटैक शुरू करने का सिग्नल देता है। केओस तुरंत मच जाता है। मैसिव एलियन बीस्ट्स और पोजेस्ड रिक्रूट्स आगे चार्ज करते हैं, सर्वाइवर्स से टकराते हुए, जिससे एनर्जी और खून का एक वायलेंट एक्सप्लोजन होता है। सॉर अपना ध्यान उन रिक्रूट्स के ग्रुप पर लगाता है जिन्होंने अभी अभी सरेंडर किया था। वो नर्वस दिख रहे थे और श्योर नहीं थे कि क्या करें। वो उन्हें भी अटैक करने का ऑर्डर देता है, वार्न करते हुए कि उसे ज्वाइन करने के लिए सिर्फ शब्दों से काम नहीं चलेगा।
एक क्रूल स्माइल के साथ वो एक्सेप्टेंस के लिए एक खौफनाक शर्त रखता है। तुम में से हर एक को अपने पुराने साथियों में से किसी एक को मारकर अपने हाथ खून से रंगने होंगे। वो एक डीमन की तरह ग्रिन करता है, उसकी आंखें लाल ग्लो कर रही थी, और वॉर्न करता है कि अगर वो ऐसा नहीं कर पाए तो वो बाकियों की तरह मारे जाएंगे। रेबल्स के चेहरे उतर जाते हैं। उन्हें रियलाइज होता है कि सरेंडर का नाटक करके बाद में धोखा देने का आइडिया सिर्फ शिया का नहीं था, लेकिन अब उन्हें जिंदा रहने के लिए सच में वायलेंस कमिट करना पड़ेगा। केओस तुरंत और बढ़ जाता है जब एक मैसिव वर्म लाइक एलियन बीस्ट अपना डरावना मुंह खोलता है और एक रोड निकालता है। मॉन्स्टर एक थंडर स्टॉम्प के साथ अपनी बॉडी नीचे पटकता है, रॉकी ग्राउंड को कुचलते हुए, और रिक्रूट्स को धूल और मलबे के बादल में हवा में उड़ा देता है। इस डिस्ट्रक्शन के बीच बैटलफील्ड पर एक सेल्फिश मेंटालिटी हावी हो जाती है। जो अपना ख्याल नहीं रखता उसे जमीन और आसमान तबाह कर देते हैं। शिया और टैंक डन घबराहट में देखते हैं जब ट्रेटर्स का ग्रुप सॉर के ब्लड पैक्ट को पूरा करने के लिए डेस्परेट होकर वेपन्स निकालकर आगे बढ़ता है, सर्वाइवर्स को मारने के लिए चिल्लाते हुए। बैटल डेस्परेट हो जाती है। रेड हेड ऑफिसर और ग्लटनस कैप्टन लाइन होल्ड करने के लिए स्ट्रगल करते हैं। उनके एनर्जी शील्ड्स पोजेस लेवल 12 वॉरियर्स के रिलेंटलेस अटैक से वायलेंटली टकराते हैं और वो मुश्किल से असॉल्ट को रोक पा रहे हैं। लेवल 11 सर्वाइवर्स तुरंत ट्रेटर्स के लिए मेन टारगेट्स बन जाते हैं। ट्रेटर्स को रियलाइज होता है कि लेवल 12 ऑफिसर से लड़ने के बजाय एक लेवल 11 को मारना सॉर की कंडीशन पूरी करने का बहुत आसान तरीका है। एक बड़ा ट्रेटर मलिशियसली ग्रिन करता है जब वो एक छोटे टेरिफाइड विक्टिम के ऊपर टावर करता है। ट्रेटर उस आदमी को वायलेंटली सर से पकड़ता है, जिससे वो दर्द में चिल्लाने लगता है। पैनिक सेट इन होता है जब शिया रियलाइज करता है कि वो पूरी तरह घिर चुके हैं, बीस्ट्स, सॉर और अब ट्रेटर्स भागने का कोई रास्ता नहीं बचा। अचानक सॉर एक क्रेजी ग्रिन के साथ शिया के पीछे अपीयर होता है, तलवार ऊपर उठाते हुए और क्लेम करते हुए कि शिया उसका प्राइज है। वेपन डेडली फोर्स के साथ नीचे आता है, लेकिन एन वक्त पर रॉकमैन टैंक डन बीच में आ जाता है और अपने नंगे हाथ से ब्लेड को ब्लॉक कर देता है, अपने दोस्त को बचाते हुए। रिलीफ से भरकर शिया एक स्पार्कली बैकग्राउंड के सामने कॉमिकल आंसू बहाने लगता है, टैंक डन का नाम ह्यूज ग्रैटिट्यूड के साथ चिल्लाते हुए। लेकिन खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि एक पोजेस्ड वॉरियर सीधे शिया की तरफ चार्ज करता है। सिचुएशन गंभीर है। शिया पसीने और डर से भरे चेहरे के साथ भागता है जब दो हट्टे कट्टे ट्रेटर्स रिक्रूट्स उसका पीछा करते हैं, उसे रुकने के लिए चिल्लाते हुए ताकि वो उसे मार सकें। अचानक एक हाथ आगे बढ़ता है और मजबूती से शिया की कलाई पकड़ लेता है, उसे वहीं रोक देता है। शिया कंफ्यूजन में मुड़ता है ये देखने के लिए कि किसने उसे रोका, और वहां लू शेंग को कामली खड़े हुए पाता है। अपने दोस्त को पहचानकर शिया का डर तुरंत उम्मीद के एक पैथेटिक डिस्प्ले में बदल जाता है। वो फूट फूट कर रोने लगता है, लू शेंग से तुरंत मदद करने के लिए चिल्लाते हुए। लेकिन रियलिटी उतनी ही तेजी से वापस शिया पर गिरती है। वो लू शेंग को देखता है और याद करता है कि लू शेंग टेक्निकली उसकी तरह बस एक लेवल 11 वॉरियर है। वो सोचता है कि भले ही लू शेंग थोड़ा स्ट्रॉन्गर हो, लेकिन गैप इतना छोटा है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी उम्मीद गायब हो जाती है और डूम उसे रिप्लेस कर लेती है। वो रीजन करता है कि चाहे लू शेंग कितना भी स्मार्ट क्यों ना हो, एक अकेला लेवल 11 वॉरियर लेवल 12 एनिमीज के ग्रुप को नहीं रोक सकता। वो कंक्लूड करता है कि वो खत्म हो चुके हैं। रिग्रेट से ओवरवेल्म्ड होकर शिया अपना सर पकड़ लेता है। वो खुद को कोसता है कि उसने उस बुढ़े फॉर्चून टेलर की बात क्यों मानी जिसने उसे यहां भेजा था, रोते हुए कि ये ट्रांसफर उसे सीधे मौत के रास्ते पर ले आया। वो सोचता है कि भले ही बाहर उसे बुली किया जाता था, कम से कम उसे मौत के घाट उतारने के लिए शिकार तो नहीं किया जा रहा था। आंसू उसके चेहरे से बह रहे होते हैं जब उसे एक डीप रियलाइजेशन होती है, जिंदा रहने की कीमत के सामने डिग्निटी और प्राइड का कोई मतलब नहीं है। वो टोटल डिफीट में अपने घुटनों पर गिर जाता है। कसम खाता है कि अगर उसका पुनर्जन्म हुआ तो वो इस मनहूस जगह पर कभी कदम नहीं रखेगा। जब शिया जमीन पर डिस्पेयर में पड़ा होता है, लू शेंग उसके बगल में खड़ा होता है, अपनी जेब में हाथ डाले बिल्कुल कूल और अनबॉदर्ड दिख रहा था। वो अपने टूटे हुए दोस्त को नीचे देखता है और कामली रिवील करता है, एक्चुअली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक और रास्ता है। शिया कंफ्यूजन में ऊपर देखता है। उसका डिस्पेयर लू शेंग के अनएक्सपेक्टेड शब्दों से एक पल के लिए रुक जाता है। एक काम और स्टेडी एक्सप्रेशन के साथ लू शेंग एक्सप्लेन करता है कि ट्रेटर बनने या मरने के अलावा उनके पास सच में एक तीसरा ऑप्शन अवेलेबल है। शिया ब्लैंकली घूरता है, पूछता है कि ये मिस्टीरियस ऑप्शन आखिर क्या हो सकता है। लू शेंग एक टेरिफाइंगली सिंपल सोल्यूशन के साथ जवाब देता है, हमें बस सॉर को मारना है, सारे स्ट्रेंज बीस्ट को स्लॉटर करना है और उन सबको एलिमिनेट करना है जिन्होंने सरेंडर किया है। वो एक हल्की स्माइल के साथ रीजन करता है कि अगर वो ऐसा करते हैं तो ना ट्रेटर बनने की जरूरत है और ना ही मरने की। इस सजेशन की शेयर बोल्डनेस शिया को पूरी तरह स्टंट कर देती है। उसकी आंखें फटी रह जाती हैं जब वो इस इंसेन प्लान को प्रोसेस करने की कोशिश करता है। उसका शॉक जल्दी ही पैनिक की जोरदार चीख में बदल जाता है। वो समझ नहीं पा रहा कि लू शेंग इतनी पागलपन वाली बात स्ट्रेट फेस के साथ कैसे कह सकता है। शिया अग्रेसिवली आगे झुकता है, लू शेंग पर चिल्लाते हुए, और पूछता है कि वो क्या बकवास कर रहा है। वो आर्ग्यू करता है कि लू शेंग की लॉजिक वैसी ही है जैसे कोई कहे कि वो मरना नहीं चाहता, इसलिए वो बस इमोर्टैलिटी चूज कर लेगा। भले ही लॉजिक में टेक्निकली कोई फ्लॉ नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि क्या ऐसा करना सच में पॉसिबल है।
वो लू शेंग को तरस भरी नजरों से देखता है, सोचते हुए कि शायद उसका दोस्त मरने से पहले कोई आखिरी मजाक कर रहा है। कोई रैशनल एक्सप्लेनेशन ढूंढने के लिए डेस्परेट शिया घबराहट में हंसता है और लू शेंग की बाजू थपथपाता है, कहते हुए कि वो वाकई एक अच्छा जोक था। लेकिन जोक अचानक खत्म हो जाता है। ब्लेजिंग गोल्डन फायर का एक मैसिव पिलर लू शेंग की बॉडी से इरप्ट होता है, बैटलफील्ड के ग्लूमी एटमॉस्फेयर को चीरते हुए। लू शेंग उन घूमती हुई लपटों के बीच खड़ा होता है। उसका एक्सप्रेशन परफेक्टली काम रहता है, जबकि हीट और पावर का ओवरवेलमिंग ऑरा उसके चारों तरफ उठता है। रॉ पावर का ये अचानक डिस्प्ले शिया को एब्सोल्यूट डम्बफाउंडेड साइलेंस में घूरने पर मजबूर कर देता है। उसका चेहरा लू शेंग की ट्रू स्ट्रेंथ की गोल्डन लाइट से चमक उठता है।